ये कि दक्ष ने एक कलाकृति का उपयोग किया था जिससे वह बाधा को पार कर गया और धोखा दिया, और दूसरी यह कि दक्ष ने वास्तव में केवल 2 दिनों में 5 साधना क्षेत्रों को तोड़ दिया। जो भी मामला हो, एल्डरयान को पता था कि वह दक्ष को परीक्षा देने से नहीं रोक सकते थे और वह उसके पास किसी भी कलाकृति की लाशी भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो एल्डरयान कुलपति तेज प्रताप को उनके पोते पर धोखाधड़ी का संदेह करने के लिए नाराज कर देंगे। तुम पास हो गए हो, अब मेरे साथ आओ। एल्डरयान ने सोचना छोड़कर दक्ष को परीक्षण स्थल पर लाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह भी अवरोध को पार कर गया था और एक विशेष दिशा में चलना शुरू कर दिया था। दक्ष उसका पीछा करता रहा और उत्सुकता से इधर उधर देखता रहा, क्योंकि वह पहली बार इस मंजिल पर आया था। दक्ष ने देखा कि जब वे गुजर रहे थे तो अलमारियों पर कई निम्न स्तरीय स्पिरिट ग्रेड के खजाने रखे हुए थे। एल्डरयान, मैंने केवल निम्न स्तरीय आत्मा ग्रेड खजाने ही क्यों देखे हैं, क्या बेहतर वाले अधिक गहरे हैं? दक्ष ने एल्डरयान से पूछा। हाँ, बेशक, मजबूत खजानों का अपना विशेष स्थान होता है। जैसे राजा आम आदमी के घर में नहीं रहता, वैसे ही हम मजबूत हथियारों को उनके अपने निर्धारित क्षेत्रों में रखते हैं। अगर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपको उन्हें देखने का मौका मिलेगा। एल्डरयान ने हंसते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वह कमरा कसकर बंद था और उसका दरवाजा बिल्कुल काला था। यह वह कमरा है जहां तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा सरल है, लेकिन उस परीक्षा से अलग है जिसका सामना तुमने पहले मंजिल पर अपना पहला हथियार चुनते समय किया था। एल्डरयान ने दक्ष से कहा, पिछली बार की परीक्षा तुम्हारी प्रतिभा के बारे में थी। तुम एक उच्च कोटि की प्रतिभा थे और इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी मजबूत साधना ने उस समय ये साबित कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम पास हो गए। लेकिन इस बार परीक्षा शुद्ध शक्ति और क्षमता के बारे में है। इससे पहले कि दक्ष कुछ पूछ पाता, एल्डरयान ने बात जारी रखी। अंकल यान, क्या आप मुझे और बता सकते हैं? दक्ष ने विनम्रता से पूछा। बेशक छोटे दक्ष, चूंकि तुम इससे गुजरने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। ये परीक्षण बहुत सरल है और फिर भी बहुत कठिन है। इस कमरे के अंदर एक संरचना है। जैसे ही तुम इस कमरे में प्रवेश करोगे संरचना शुरू हो जाएगी और तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप एक एक करके 5 आत्मिक जानवरों का सामना करेंगे। इसकी शुरुआत उस जानवर से होगी जो चुनौती देने वाले की तुलना में साधना में एक चरण ऊपर है और उनकी साधना प्रत्येक चरण से बढ़ेगी। आपके सामने आने वाले 5वें जानवर की साधना आपसे 5 चरण अधिक होगी, लेकिन आपके सभी 5 प्रतिद्वंदी अपनी साधना श्रेणी के प्रारंभिक स्तर पर होंगे। एल्डरयान ने सीधे चेहरे से दक्ष को परीक्षण के बारे में बताया। अल्पविराम, तो अगर मैं आत्मा स्थापना क्षेत्र के 5वें चरण पर हूं तो जिस 5 जानवर का मैंने सामना किया वह आत्मा स्थापना क्षेत्र के 10वें चरण के प्रारंभिक स्तर पर होगा और मुझे उपलब्ध सर्वोत्तम को प्राप्त करने के लिए उसे हराना होगा। तो अगर मैं 8वें चरण की आत्मा स्थापना रैंक पर था तो मुझे इस परीक्षा में प्रारंभिक स्तर के 3रे चरण के गोल्ड कोर क्षेत्र के जानवर का सामना करना पड़ेगा। दक्ष ने चौंक हुए पूछा, यह तभी संभव है जब आप पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। आपको स्पिरिट ग्रेड हथियार पाने के लिए इस संरचना में सभी 5 राक्षसी जानवरों को हराने की जरूरत नहीं है, केवल पहले वाले को ही हराना होगा। लेकिन इस परीक्षा में आप जितने अधिक स्तर पास करेंगे आपका स्पिरिट हथियार उतना ही बेहतर ग्रेड का होगा। इस परीक्षा में कोई भी व्यक्ति अब तक कितनी दूर तक पहुंच पाया है? दक्ष ने आंखों में जिज्ञासा भरते हुए एल्डरयान से पूछा। आपकी पीढ़ी में यह सर्वोच्च बुजुर्ग का बेटा लंगसू था। उसने एक जानवर को हराया जो उसके साधना क्षेत्र से 2 चरण ऊपर था, जबकि वह आत्मा स्थापना क्षेत्र के 6ठे चरण पर था। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि एक ही साधना क्षेत्र में जानवर ज्यादातर मनुष्यों से अधिक मजबूत होते हैं। अब तक आपकी पीढ़ी में किसी ने भी इस परीक्षा के 3रे स्तर को पास नहीं किया है। पिछली पीढ़ी के लिए एल्डरयान ने रुककर दक्ष को एक पल के लिए देखा और फिर आगे कहा, पिछली पीढ़ी में यह आपके पिता महेंद्र प्रताप थे। वे आत्मा स्थापना क्षेत्र में थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने इस परीक्षा में 3रा स्तर पास किया और 4थे स्तर पर पहुंच गए, लेकिन लंबे समय तक 4थे स्तर पर रहने के बाद भी वे इसे पास नहीं कर पाए। एल्डरयान ने दक्ष को बताया, वह पिताजी वाकई कमाल के थे। ना, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं, देखते हैं मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं, दक्ष ने कहा और वह दरवाजे की ओर चलने लगा। जैसे ही दक्ष दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था एल्डरयान ने उसे रोक दिया और कहना जारी रखा, एक और बात, जैसे ही आप परीक्षण समाप्त कर लेंगे यदि आप दूसरे स्तर या उससे ऊपर उत्तीर्ण हो गए तो ये गठन रुक जाएगा और आपकी हार के बाद उस कमरे में एक दरवाजा खुल जाएगा। आपके प्रदर्शन के अनुसार यह आपको आपके परिणाम के आधार पर उस हथियार के ग्रेड की जगह की ओर ले जाएगा जिसके आप हकदार हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, एल्डरयान ने कहा। दक्ष ने दरवाजा खोला और अंदर गया। काले दरवाजे के ऊपर 5 पारदर्शी क्रिस्टल थे और जैसे ही दक्ष अंदर गया उनमें से एक पीली रोशनी से चमकने लगा। एल्डरयान को पता था कि परीक्षण शुरू हो गया है। वह वहां इंतजार कर रहा था क्योंकि वह दक्ष का परिणाम देखना चाहता था। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि फर्श के नीचे की संरचना चमकने लगी, फिर सब कुछ सफेद हो गया। जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो दक्ष ने खुद को एक बड़े मैदान में खड़ा पाया। दक्ष को पता था कि परीक्षण शुरू हो गया है। दक्ष ने खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया और उसके सामने एक आत्मिक जानवर था। यह एक बैल जैसा दिख
रहा था, लेकिन दक्ष देख सकता था कि यह एक आत्मिक जानवर था, कि इसका साधना स्तर आत्मा स्थापना क्षेत्र के छठे चरण पर था। दक्ष ने इस जानवर को पहचान लिया और उसे पता था कि इसे स्टोन क्रशिंग बुल कहा जाता है और यह एक सामान्य श्रेणी का रक्त वंश है, इसलिए दक्ष की नज़र में यह एक बहुत ही औसत दर्जे का आत्मा जानवर था। यह मुख्य रूप से अपनी कच्ची ताकत लेकिन कम चपलता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। दक्ष ने अपनी भंडारण अनुभूति से पर्वत कुचलने वाली तलवार निकाली और इस आत्मिक जानवर पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। संत तलवार के साथ रूप पहला रूप सफाए जैसे ही जानवर उसकी ओर दौड़ने लगा, दक्ष ने अपनी तलवार मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और आगे की ओर वार किया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी इस पत्थर तोड़ने वाले बैल की ओर तेजी से आ रही थी। इससे पहले कि यह आत्मा जानवर वास्तव में करीब आ पाता, उसे काट दिया गया और वह मर गया। दक्ष ने परीक्षण शुरू होते ही उसे खत्म कर दिया था, लेकिन खुद दक्ष भी इस हमले की ताकत से हैरान था। दक्ष ने जो इस्तेमाल किया वह एक मार्शल कौशल था, हालांकि वह कभी मार्शल हॉल की दूसरी मंजिल पर नहीं गया था और उसने कोई मजबूत स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल नहीं चुना था। उसके पिता महेंद्र प्रताप ने उसे सेंट तलवार के साथ रूप नामक ये तलवार कौशल उपहार में दिया था जब वह शरीर शोधन क्षेत्र में था। महेंद्र प्रताप ने उससे कहा था कि यह मार्शल कौशल बहुत असाधारण है और दक्ष को इसे पूरे मन से सीखना चाहिए, तभी वह इस कौशल के योग्य बन पाएगा। तब से दक्ष इसे पूरे मन से सीख रहा था। इस कौशल में तलवार के 7 रूप थे, जिनमें से प्रत्येक उच्चतर चाल पिछले एक से अधिक शक्तिशाली थी और दक्ष ने इस पहले आत्मिक जानवर को हराने के लिए केवल पहले वाले का ही उपयोग किया था। दक्ष ने इस कौशल का इस्तेमाल पहले भी कई बार किया था जब वह शरीर को निखारने के क्षेत्र में था, इसलिए दक्ष जानता था कि यह कौशल कितना शक्तिशाली है, लेकिन आज इसकी शक्ति उसकी उम्मीदों से परे थी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह इतना शक्तिशाली क्यों था। दक्ष को पता था कि इस कौशल की पहली चाल बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह एक ही चाल में छठे चरण के आत्मा जानवर को इतनी आसानी से हरा सके। इसकी ताकत इतनी बढ़ने के पीछे कुछ और होना चाहिए। थोड़ी देर बाद दक्ष का दूसरा प्रतिद्वंदी सामने आया। ये 7वें चरण का स्पिरिट बीस्ट था। दक्ष ने इसे भी हरा दिया और इस टेस्ट के दूसरे लेवल को पास कर लिया। थोड़े और समय और प्रयास के बाद दक्ष ने अपने अगले प्रतिद्वंदी को भी हरा दिया, जो 8वें चरण का स्पिरिट बीस्ट था, और तीसरा लेवल पास कर लिया। जब दक्ष एक के बाद एक ट्रायल पूरा कर रहा था, एल यांग बाहर खड़े होकर स्तब्ध थे। 5 पारदर्शी क्रिस्टल में से 3 को देख रहे थे जो चमकीले हरे रंग से चमक रहे थे। ये दर्शाता है कि दक्ष ने तीसरा चरण भी पास कर लिया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। बाघ पिता ने बाघ पुत्र को जन्म दिया, वह भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि तुम महेंद्र प्रताप। तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, तुम स्वर्ग में शांति से आराम कर सकते हो। मेरे दोस्त एल यांग ने ऊपर की ओर देखते हुए खुद से कहा। जब एल यांग दक्ष के टेस्ट खत्म करके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि तीसरा लेवल पास करना दक्ष का आखिरी राउंड होगा, लेकिन चौथा क्रिस्टल हरा हो गया जिसने एल यांग को एक बार फिर हैरान कर दिया। अद्भुत, शायद वह ऐसा कर सके और 5वां स्तर भी पास कर सके। एल यांग आशान्वित हो गए। एल यांग दक्ष के नतीजों को देखकर हैरान थे, लेकिन वे टेस्ट के दौरान थके हुए बैठे थे। 9वें स्तर के स्पिरिट बीस्ट के साथ लड़ाई अब तक की उनकी सबसे कठिन लड़ाई थी। दक्ष को उस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी, यहाँ तक कि 7 प्रकार की संत तलवार विनाश के तीसरे रूप का भी इस्तेमाल किया और आखिरकार 15 मिनट से ज्यादा समय तक लड़ने के बाद जीत हासिल की। उसने इस कम समय में अपनी बहुत सारी क्यूई समाप्त कर ली थी और अब वह आराम करने और अपनी क्यूई को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। दक्ष का मानना था कि यह अच्छी बात है कि जिस दिन से उसे वह अंगूठी मिली थी तब से उसकी क्यूई रिकवरी की गति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह 10 मिनट तक इसी तरह आराम करता रहा जब तक कि अगला आत्मा जानवर प्रकट नहीं हो गया। ये 10वें चरण का आत्मा जानवर था और बाघ जैसा दिखता था। दक्ष ने इस आत्मा जानवर को भी पहचान लिया। इसे आत्मा भक्षण करने वाला बाघ कहा जाता था। यह एक सामान्य रक्तर रेखा जानवर था और कहा जाता था कि इसकी गति, ताकत और रक्षा सभी मजबूत थे, लेकिन ये सबसे भयावह हिस्सा नहीं था। डरावना हिस्सा ये था कि यह एक ऐसा जानवर था जो आध्यात्मिक हमलों में कुशल था। यद्यपि यह अधिकांशतः अपने शिकार को शुद्ध शक्ति से ही मारता था, किंतु जब इसका सामना किसी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से होता था तो आत्मा भक्षण करने वाला बाघ आध्यात्मिक आक्रमणों के माध्यम से उनके मार्शल को लक्ष्य बनाकर उन्हें मानसिक कारागार में फंसा देता था, जबकि वह उन्हें बाहर से ही मार डालता था। दक्ष समझ गया कि यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। उसने पहाड़ को चीरने वाली तलवार को अपने हाथ में थाम लिया और आत्मा को खा जाने वाले बाघ की ओर दौड़ पड़ा। उसकी तलवार ने बाघ पर वार किया, लेकिन दक्ष देख सकता था कि इस बाघ को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था। लड़ाई कुछ समय तक चलती रही और उनके संघर्षों का ज्यादातर दक्ष के टूटे हुए
पतन की तरह उड़कर जमीन पर गिरने से हुआ। दक्ष समझ गया कि अगर वह इसी तरह नुकसान उठाता रहा तो वह बहुत जल्द हार जाएगा। संत तलवार के साथ रूप, दूसरा रूप विनाश। दक्ष ने अपने मार्शल कौशल के साथ हमला किया और आखिरकार कुछ नुकसान हुआ, लेकिन दक्ष देख सकता था कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो उसे इस बाघ को हराने में बहुत लंबा समय लगेगा। आत्मा को खाने वाले बाघ ने अपना मुंह चौड़ा किया और दक्ष को पता था कि क्या होने वाला है। दक्ष जानता था कि आत्मा को खाने वाले जानवर के पास बाघ की दहाड़ नामक एक मार्शल कौशल है। अगर वह इससे मारा जाता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। स्वर्गीय दानव पंख। दक्ष ने तुरंत अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और उसकी पीठ पर दो खूबसूरत पंख दिखाई दिए। दक्ष हवा में उड़ गया। इससे ठीक एक पल पहले बाघ की दहाड़ उसके पास से गुजरी। दक्ष जानता था कि वह ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपनी ताकत का फायदा उठाने का फैसला किया। वह हवा से 7 तरह की संत तलवारों से आत्मा भक्षण करने वाले बाघ पर हमला करता रहा। आत्मा भक्षण करने वाला बाघ क्रोधित हो रहा था क्योंकि वह हवा में दक्ष पर शारीरिक रूप से हमला करने और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। चूंकि उसकी लंबी दूरी की मार्शल स्किल्स आसानी से चकमा खा रही थी, इसलिए वह निराश हो रहा था। आत्मा भक्षण करने वाले बाघ ने दक्ष की ओर देखा और उसकी आंखें काली हो गई। दक्ष को भयंकर सिर दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसे लगा कि कोई शून्य उसकी चेतना और आत्मा को चूस रहा है, उसे कैद करने की कोशिश कर रहा है। दक्ष जानता था कि यह आत्मा भक्षण करने वाले जानवर का आध्यात्मिक हमला था, लेकिन दक्ष इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जब दक्ष को लगा कि वह अब और अधिक समय तक नहीं रुक सकता तो दक्ष की मार्शल आत्मा ने अपनी आंखें खोली और आत्मा को खाने वाले जानवर की दिशा में देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। कुछ देर बाद जैसे ही आत्मा भक्षण करने वाले जानवर ने अपना आध्यात्मिक हमला किया, दक्ष हवा से जमीन पर गिर पड़ा जबकि उसकी चेतना एक धागे से टिकी हुई थी। भक्षण से बचने की कोशिश कर रही थी। आत्मा भक्षण करने वाला जानवर अपनी पूरी गति से उसकी ओर दौड़ रहा था। दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना को निगला जा रहा है। उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था कि वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। दक्ष ने आत्मा भक्षण करने वाले जानवर को खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए देखा, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। दक्ष केवल आत्मा भक्षण करने वाले जानवर को अपनी ओर दौड़ते हुए देख सकता था। उसे लगा कि यह इस परीक्षण का अंत होगा क्योंकि वह जानता था कि यह गठन उसे नहीं मारेगा। क्या यह अंत है? मेरी ताकत की सीमा नहीं, मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने दुश्मनों को अपने हाथों से हराने के लिए आवश्यक ताकत जुटाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दक्ष ने डरते हुए अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और मुश्किल से हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ और वार किया, लेकिन यह हमला आत्मा भक्षी जानवर पर कुछ भी असर नहीं कर सका क्योंकि दक्ष इस हमले में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि उसकी चेतना को बनाए रखने की कोशिश में उसकी क्यूई काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। आत्मा भक्षण करने वाले बाघ ने दक्ष पर हमला किया जिससे वह बहुत दूर जा गिरा। दक्ष को लगा कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं और उसकी चेतना सबसे कमजोर अवस्था में है। उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया है। अचानक समय रुक गया क्योंकि दक्ष की मार्शल आत्मा ने अपनी आंखें खोली और आत्मा को खा रहे बाघ की दिशा में देखा। उसकी आंखें अपने सामान्य सुनहरे रंग से रक्त लाल हो गई। आत्मा की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा वातावरण में फैल गई और जैसे ही उसकी मार्शल आत्मा ने एक पल बाद अपनी रक्त लाल आंखें बंद की, वापस सामान्य हो गई। दक्ष को जो भयंकर सिर दर्द हो रहा था वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और वह शून्य भी गायब हो गया जो उसकी चेतना को अंदर ही अंदर चूसने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वह आत्मा को निगलने वाले बाघ को जमीन पर मृत पड़ा हुआ देख सकता था। दक्ष को पता था कि उसके शरीर के अंदर से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा आई थी। ठीक उसी समय जब वह अपनी चेतना खोने वाला था और उससे बचा लिया अल्पविराम, दक्ष को समझ में आ गया कि यह उसकी मार्शल आत्मा की वजह से था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह ऐसा कैसे कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली क्यों है कि यह 10वें चरण के स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट खाने वाले बाघ को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। दक्ष ने पहले कभी ऐसा कुछ होते नहीं सुना था। इससे पहले कि दक्ष कुछ और सोच पाता भ्रम गायब हो गया और उसने खुद को गठन कक्ष में वापस बैठा पाया। दक्ष देख सकता था कि संरचना ने काम करना बंद कर दिया था। उसे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सभी 5 स्तरों को पार कर लिया था। दक्ष ने अपनी चेतना को उसके शरीर के अंदर भेजा और उसकी मार्शल आत्मा का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। दक्ष की मार्शल आत्मा अभी भी हाथ में तलवार लिए खड़ी थी, आंखें बंद थी। उसमें किसी भी अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी निशान नहीं था जिसे महसूस किया जा सके। जब दक्ष 5वें परीक्षण से गुजर रहा था, इल्ड यांग बाहर खड़े होकर फॉर्मेशन रूम के दरवाजे के ऊपर देख रहे थे। वहां 5 क्रिस्टल थे, 4 हरे थे, एक अभी भी पीला था। जब 5वां क्रिस्टल काफी समय तक हरा नहीं हुआ और दक्ष भी बाहर
नहीं आया तो एल्डरयान को अंदाजा हो गया कि दक्ष संरचना के अंदर एक कठिन लड़ाई से गुजर रहा था। हालांकि एल्डरयान को पता था कि यह संरचना सुरक्षित है, लेकिन वह दक्ष के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सके। एल्डरयान ने फिर भी कुछ समय तक इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें कमरे से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा आती हुई महसूस हुई, जिसे देखकर वे खुद भी चौंक गए। यह आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने पहले कभी देखी थी, इसमें कुछ शक्तिशाली था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या संरचना के शक्ति स्रोत में कोई समस्या थी। जैसे ही वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाने वाला था, वह आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। वह देख सकता था कि पांचवा क्रिस्टल हरा हो गया था। एल्डरयान ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि लंगचेन थका हुआ दल के केंद्र में बैठा हुआ था। क्या तुम ठीक हो छोटे दक्ष? अभी वह ऊर्जा तरंग क्या थी? एल्डरयान ने दक्ष को किसी चोट के लिए देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि यह क्या था, यह अचानक कहीं से प्रकट हो गया जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पार कर गया। ये शायद संरचना से आया होगा। दक्ष ने संरचना को देखते हुए अमित भाव से कहा, अंकल यान, क्या ऐसा तब करना चाहिए जब कोई 5वां स्तर पूरा कर ले? दक्ष ने एल्डरयान की ओर देखा जो पूछ रहे थे और उनकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन चूंकि कोई भी व्यक्ति 5वें स्तर को पार नहीं कर पाया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। एल्डरयान के पास स्वयं इस घटना के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वैसे आपने 5वां स्तर कैसे पास किया? ये तो 10वें चरण का आत्मिक जानवर होना चाहिए था। एल्डरयान ने विषय बदल दिया और एक और प्रश्न पूछा जिसे लेकर वह उलझन में था। मैं भाग्यशाली था, मुझे लगता है। मैं जैसे ही दक्ष बहाना बनाने वाला था, अचानक कमरे के अंदर का दरवाजा खुल गया। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए है, हम बाद में बात कर सकते हैं अंकल यान, दक्ष ने कहा और वह दरवाजे की ओर चलने लगा। चलो, तुम्हारा नियत हथियार इस दरवाजे के अंत में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे यकीन है कि यह एक उच्च स्तरीय स्पिरिट ग्रेड हथियार होगा। तुम्हारे परिणामों को देखते हुए एल्डरयान ने अपने सवाल रोक दिए और दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। दक्ष दरवाजे के अंदर गया और गलियारे में चलने के बाद वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचा। दक्ष कमरे के अंदर देख सकता था कि कुछ स्पिरिट ग्रेड के हथियार अपनी जगह पर तैर रहे थे। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि यह सभी हथियार शीर्ष स्पिरिट ग्रेड के हथियार थे। जब दक्ष ने इस परीक्षण के 5वें स्तर को पार किया तो उसे पता था कि उसे एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार मिलेगा, लेकिन उसके सामने सभी हथियार स्पिरिट ग्रेड के हथियारों के राजा थे, शीर्ष स्तर के स्पिरिट ग्रेड के हथियार, और वह उनमें से कोई भी चुन सकता था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दक्ष हथियारों की ओर बढ़ने लगा और उन्हें एक एक करके देखने लगा। दक्ष देख सकता था कि वहां कई तरह के हथियार थे, तलवारें, ब्लेड, ट्रिपन, कुल्हाड़ी, लाठी, भाला, यहाँ तक कि एक चमकता हुआ हथौड़ा भी था। जैसे ही दक्षिण हथियारों को देख रहा था और सोच रहा था कि कौन सा हथियार लेना है, उसने देखा कि कमरे के सबसे दूर कोने में एक हथियार तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी दूसरा हथियार उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दक्ष उसी हथियार की ओर बढ़ने आगा। दक्ष ने देखा कि वहां एक आत्मा का हथियार तैर रहा था और कोई भी दूसरा हथियार उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दक्ष को पता था कि इस हथियार में कुछ अनोखा होना चाहिए। यह एक सुनहरी भारी तलवार थी। दक्ष उस ओर चलने लगा और जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, दक्ष को वह सुनहरी तलवार साफ दिखाई देने लगी। दक्ष को महसूस हो गया कि इसमें कुछ खास बात है। हालांकि शारीरिक रूप से ये किसी भी अन्य भारी तलवार की तरह ही तैरती हुई दिख रही थी, लेकिन इसमें कुछ अनोखापन था, एक तरह का अहंकार और गर्व। दक्ष ने फैसला किया कि वह इस तलवार को हासिल करेगा। दक्ष ने अपने हाथ इसकी मूठ पर रखे और जैसे ही उसने इस तलवार को पकड़ा, उसने इस तलवार से एक मजबूत प्रतिरोध महसूस किया। दक्ष ने अपनी पूरी साधना का उपयोग किया और इस तलवार को अपनी जगह पर रखा, लेकिन समय के साथ इस तलवार को पकड़ना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार ये तलवार उसके हाथों से छूट गई और उसकी ओर झपटी। दक्ष ने समय रहते इस हमले को टाल दिया, लेकिन फिर भी वह इससे घायल हो गया। जैसे ही इस तलवार ने दक्ष को घायल किया, उसका कुछ रक्त तलवार को छू गया। हालांकि यह पूरी तरह से लाल थी, अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो उसे अंदर बैंगनी रंग का एक छोटा कण दिखाई दे सकता था। ये तलवार फिर अपनी जगह पर रुक गई बिना कुछ किए। दक्ष कुछ देर तक इस तलवार को देखता रहा, लेकिन जब इस तलवार ने कोई हरकत नहीं की तो दक्ष ने इसके करीब जाने का फैसला किया, साथ ही एक पल की सूचना पर चकमा देने के लिए तैयार रहा। जब दक्ष करीब गया तब भी कोई हलचल नहीं हुई। दक्ष ने आखिरकार फिर से तलवार की मूठ को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि इस बार कोई प्रतिरोध नहीं था। इसके बजाय दक्ष को लगा कि यह तलवार उसे अपना स्वामी मानते हुए उससे डर गई थी। दक्ष इस तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में रखना चाहता था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। दक्ष को यकीन था कि एल्डरयान बाहर उसका इंतजार कर रहे होंगे और वह उसके द्वारा चुना गया हथियार देखना चाहेंगे। यदि दक्ष के पास बाहर आते समय कोई हथियार नहीं था तो एल्डरयान को संदेह हो सकता था कि उसके पास एक भंडारण अंगूठी है। हालांकि दक्ष जानता था कि एल्डरयान एक ईमानदार आदमी है और वह उसकी अंगूठी नहीं चुराए, फिर भी दक्ष को लगा कि उसके रहस्यों को उजागर ना करना ही बेहतर है। जब दक्ष ने सब कुछ सोचने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि कमरे में कोई हथियार नहीं था, बाकी सभी हथियार गायब हो गए थे। दिलचस्प है, शायद ये लोगों को एक से ज्यादा हथियार बाहर निकालने से रोकने के लिए है। जैसे ही
आप एक हथियार चुनते हैं, दूसरे हथियार कमरे से बाहर चले जाते हैं। दक्षिणी कमरे में एक छोटा सा छेद देखा और अनुमान लगाया कि बाकी सभी हथियार उस छेद में घुस गए हैं और फिलहाल किसी अज्ञात जगह पर जा रहे हैं। दक्ष ने फिर बाहर चलने का फैसला किया। जब एल यांग फॉर्मेशन रूम में इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने दक्ष को प्रवेश द्वार से बाहर आते देखा। उन्होंने दक्ष के हाथ में हथियार देखा और अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। अंकल यांग, आप इतने हैरान क्यों हैं? हालांकि मुझे एक बेहतरीन स्पिरिट ग्रेड का हथियार मिला है, लेकिन यह इतना हैरान होने लायक नहीं है। दक्ष ने एल्डरयान की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, छोटे दक्ष, तो तुम्हें पता है कि यह तलवार क्या है? एल्डरयान ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। नहीं, क्या आप कृपया विस्तार से समझा सकते हैं? अंकल यांग, दक्ष को एल्डरयान के हाव भाव से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने संत राजा जियानवू के बारे में सुना है? एल्डरयान ने तलवार को देखते हुए दक्ष से पूछा। बेशक मैंने सुना है चाचा यांग, इस दुनिया में किसने संत राजा जियानू के बारे में नहीं सुना है? वह इस महाद्वीप का पहला शासक था, वीर राजा, अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। वह था जिसने मनुष्यों को मुक्ति दिलाई। दक्ष ने बात जारी रखी, उससे ये सब दक्ष की यादों से पता था। बिल्कुल सही, कई शताब्दियों पहले मनुष्य कुछ भी नहीं थे। हम इस महाद्वीप पर सभी जातियों के बीच खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर थे। हालांकि मनुष्य खेती करने में सक्षम थे और मजबूत बन गए थे, फिर भी हम अन्य जातियों, खासकर जानवरों के सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि हम सह अस्तित्व में रह सकते थे, लेकिन मनुष्यों के पास कोई क्षेत्र नहीं था। ये तब तक था जब तक कि संत राजा जियानवू अस्तित्व में नहीं आए। एल यांग ने दक्ष को कहानी सुनाना जारी रखा। संत राजा सियान बचपन से ही मजबूत और प्रतिभाशाली थे। वह एक चमत्कारी बालक थे जिन्होंने ऐसे कारनामे किए जो कोई अन्य मनुष्य नहीं कर सकता था। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने ही पहला मानव साम्राज्य स्थापित किया और आक्रमणों से उसकी रक्षा की। वास्तव में संत राजा जियानवू इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मानव क्षेत्र का विस्तार भी जारी रखा और मनुष्यों को एक प्रमुख जाति बना दिया। लेकिन ये केवल सरलीकरण व्याख्या है, एल यांग ने समझाते हुए कहा। अंकल यांग, इस तलवार का संत राजा जियानवू से क्या संबंध है? दक्ष को अभी भी समझ में नहीं आया कि बड़े यांग संत राजा जियानवू के बारे में क्यों बात कर रहे थे, जबकि बात उनकी तलवार की थी। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या उनकी तलवार का संत राजा जियानवू से कोई संबंध था? ये तलवार, इसे राजा की तलवार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वही तलवार है जिसका इस्तेमाल संत राजा जियानवू ने तब किया था जब वह आत्मा स्थापना क्षेत्र और उससे ऊपर था। एल यांग ने दक्ष को ये बात बताते हुए चौंका दिया। सचमुच ये यहाँ लोन कबीले में क्यों है? दक्ष ने चौंक हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेंट किंग की तलवार लन कबीले में हो सकती है, जो आत्मा के हथियारों के परीक्षण के ठीक नीचे इंतजार कर रही है। मुझे पक्का पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि लन कबीले के पहले कुलपति को ये तलवार कहीं से मिली थी। उन्होंने हर आत्मा प्रतिष्ठान और स्वर्ण कोर क्षेत्र विशेषज्ञ को इससे संपर्क करने की अनुमति दी और अगर वे इसके योग्य थे तो इस तलवार के स्वामी बनने की अनुमति दी। कई प्रतिभाशाली लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस तलवार को अपना स्वामी स्वी नहीं करवा सका। लन कबीले के प्रथम कुलपति निराश थे। उन्होंने इस तलवार को अन्य उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियारों के साथ रखा और उन उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियारों तक पहुंचने के लिए परीक्षण का निर्णय लिया। केवल वही लोग जो परीक्षण के 5वें स्तर को पास कर लेते थे इस तलवार के संपर्क में आ सकते थे और इसे अपना स्वामी बनाने की कोशिश कर सकते थे। शायद यह इस तलवार के योग्य किसी व्यक्ति को खोजने का उनका तरीका था, लेकिन दुर्भाग्य से तब से कोई भी 5वां स्तर पास नहीं कर पाया। एल यांग ने दक्ष को बताना समाप्त किया। भले ही आपने इस परीक्षा का 5वां स्तर पास कर लिया हो, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस अभिमानी तलवार ने आपको मास्टर के रूप में मान्यता दी है। एल यांग ने इस तलवार को देखना जारी रखा। ये तलवार ऐसे भिन्न भिन्न नहीं लगी जैसे किसी ने इसे घमंडी कहा हो। दक्ष इस बचकानी हरकत को देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद यह मेरा भाग्यशाली दिन है। दक्ष ने एल यांग की ओर देखते हुए मजाक किया। अंकल यांग, देर हो रही है, मुझे कुछ और काम है, मुझे अब जाना चाहिए। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। दक्ष ने उसे विदा करने का फैसला किया क्योंकि अब उसके पास हथियार था और जो कुछ बचा था उसे खत्म करने का समय आ गया था। जब दक्ष खजाने के हॉल से बाहर निकला तो एल्डर यांग चुपचाप वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह भी बाहर निकल गया लन कबीले के केंद्र की ओर, वह स्थान जहां लन कबीले के कुलपति तेज प्रताप रहते थे। दक्ष ट्रेजर हॉल से बाहर निकला और अपनी मां के आंगन की ओर चलना शुरू कर दिया क्योंकि वह जाने से पहले उसे बताना चाहता था, क्योंकि दक्ष उसे चिंतित नहीं करना चाहता था और उसे एहसास था कि इस यात्रा में लंबा समय लग सकता है। रास्ते में दक्ष ने कौशल हॉल को देखा, लेकिन अंदर जाने का फैसला नहीं किया क्योंकि उसे अपने कौशल पर भरोसा था और साथ ही क्योंकि दक्ष ने सोचा कि भले ही वह अभी स्पिरिट ग्रेड मार्शल स्किल चुन ले, लेकिन वह इतने कम समय में उसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे ही दक्ष अपनी मां के आंगन में पहुंचा उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पल्लवी ने दरवाजा खोला दक्ष ने उससे कहा कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। दक्ष ने उससे कहा कि चूंकि वह अब ठीक हो गया है इसलिए वह प्रशिक्षण जारी रखना चाहता है। दक्ष ने उससे कहा कि वह उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में जाकर कुछ जंगली जानवरों से लड़ना चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और उसके लौटने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लग सकते हैं। पल्लवी इसके खिलाफ थी, लेकिन दक्ष ने उससे झूठ बोला कि दादाजी ने उसे इस बार उसकी सुरक्षा के लिए अनुमति दी
है और 2 पीक गोल्डन कोर प्रोटेक्ट दिए हैं। उसने उससे कहा कि वह ठीक रहेगा और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चुनकी ससुर पहले ही सहमत हो गए थे और आपको 2 पीक गोल्ड कोर रक्षक दिए थे और उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में आत्मा क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली कोई जानवर नहीं है। मैं इस बार इसकी अनुमति दूंगा। दक्ष के लगातार अनुरोध के सामने पल्लवी आखिरकार सहमत हो गई। थोड़ी देर रुको, मैं किसी से तुम्हारे लिए खाना पैक करवाती हूँ। तुम कब जा रहे हो? पल्लवी ने पूछा। हम अगर संभव हो तो अभी, दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पल्लवी चौंक गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और खाना तैयार करके पैक करवा लिया। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि कितना खाना तैयार किया गया था। शायद ये कहना काफी था कि यह खाना उसके लिए 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगा। अल्पविराम। दक्ष ने पल्लवी को अलविदा कहा और लन कबीले के उत्तरी निकास की ओर चल पड़ा। उसके आलीशान गाड़ी पहले से ही तैयार थी और वहां उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने आज बाहर जाने से पहले एक नौकर से सब कुछ तैयार करने को कहा था। ड्रैगन शहर के उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ते समय दक्ष ने गाड़ी में प्रवेश किया। जब दक्ष हवेली से बाहर निकला तो एल्डरयांग तेज प्रताप के आंगन से वापस आ रहे थे। वह तेज प्रताप को ट्रेजर हॉल की दूसरी मंजिल पर हुई घटना और उसके पोते की अद्भुत उपलब्धि के बारे में बताने के लिए वहां गए। जैसे ही एल्डरयांग लांगरेन के आंगन में पहुंचे, उन्हें बताया गया कि कुलपति लांगरेन कुछ समय पहले ही कबीले को छोड़कर चले गए थे। एल्डरयांग को बताया गया कि तेज प्रताप किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से पास के शहर में गया है और उन्हें नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। एल्डरयांग ट्रेजर हॉल में वापस आने और तेज प्रताप के लौटने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब दक्ष की गाड़ी उत्तरी काले जंगल की ओर जा रही थी तो वह आराम से अंदर बैठकर किताब पढ़ रहा था। जब दक्ष धरती पर था तो वह अपने खाली समय में बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता था, सिवाय अपनी पढ़ाई से जुड़ी किताबों के। वह भी सिर्फ तब जब परीक्षाएं नजदीक होती थी। लेकिन अब दक्ष को एहसास हुआ कि किताबें पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना उसके शौक में से एक बन गया है। उसे लगा कि शायद ये दक्ष की यादों का प्रभाव था जिसने उसे ऐसा बना दिया, लेकिन फिलहाल उसे इस शौक में मजा आ रहा था। जब दक्ष पढ़ रहा था तो उसकी गाड़ी बिना किसी परेशानी के सड़कों से गुजर रही थी। किसी ने भी लन कबीले की गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद ये गाड़ी आखिरकार ड्रैगन शहर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश कर गई। दक्ष ने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली और बाहर देखा। दक्ष ने देखा कि यह क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र जितना समृद्ध नहीं था जहां लन कबीले रहते थे। दक्ष जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई महान परिवार नहीं रहते थे और इसे प्रबंधित नहीं कर रहे थे, क्योंकि किन्नौर गू कबीले ने क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दूसरा कारण ये था कि यह क्षेत्र संसाधनों के मामले में उतना समृद्ध नहीं था। हालांकि यह बुरा नहीं था, लेकिन यह बहुत बढ़िया भी नहीं था। घर आलीशान और आलीशान नहीं थे, लेकिन वे गरीब और कमजोर भी नहीं थे। चूंकि यह अभी भी शाही शहर शुई का हिस्सा था, इसलिए शाही परिवार ने यहाँ के जीवन स्तर को कुछ हद तक बनाए रखा। कुछ देर तक उत्तरी क्षेत्र से गुजरने के बाद दक्ष की गाड़ी अंततः उत्तरी क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गई, जहां उत्तरी काला जंगल स्थित था। दक्ष गाड़ी से उतर गया। उसने अपने गाड़ीवान से कहा कि वह यहीं रहे और उसके लौटने का इंतजार करे। जब दक्ष ने पास में देखा तो पाया कि यहाँ पहले से ही 2 और गाड़ियां मौजूद थी। उसने इन दोनों गाड़ियों को उन पर अंकित प्रतीक के माध्यम से पहचाना। एक गाड़ी पर ड्रैगन का प्रतीक था और वह बिल्कुल दक्ष की गाड़ी जैसी दिख रही थी। दक्ष ने अनुमान लगाया कि यह लंगसू की गाड़ी थी, जिससे साबित होता है कि वह यहाँ था। दक्ष को सबसे ज्यादा हैरानी दूसरी गाड़ी को देखकर हुई। दक्ष देख सकता था कि इस गाड़ी पर चांद का प्रतीक बना हुआ था। वे यहाँ क्यों है? दक्ष ने इस गाड़ी को देखते हुए खुद से पूछा। दक्ष जानता था कि यह चांद का प्रतीक क्या दर्शाता है। ये यू कबीले का प्रतीक था, जो शुई राज्य के शाही परिवार का प्रतीक था। शाही परिवार से भी कोई यहाँ है, लेकिन क्यों? अगर कोई भी हो, अगर वह लंगसू के साथ हो तो यह समस्या होगी। मुझे पता लगाना होगा कि वह कौन है। दक्ष ने मन ही मन सोचा और वह उस गाड़ी की ओर चलने लगा। वह गाड़ीवान को आंखें बंद किए बैठा देख सकता था। माफ की, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गाड़ी में कौन आया है? दक्ष ने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा। जब वह करीब आया, चले जाओ, क्या तुम नहीं देख सकते कि यह शाही परिवार की गाड़ी है? गाड़ी चालक ने आंखें खोलते ही डांटते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने दक्ष के आलीशान कपड़े और उसके सुनहरे लिबादे पर ड्रैगन का प्रतीक देखा, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने इधर उधर देखा और तीसरी गाड़ी को देखा जो अभी अभी वहां पहुंची थी। निश्चित रूप से ये लोन कबीले से थी। हालांकि वह शाही परिवार की गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन उसने 3 प्रमुख कुलों के मुख्य वंश से किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उससे यह एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि इस 12-13 साल के बच्चे को अपनी निजी गाड़ी रखने की अनुमति थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि यह बच्चा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति न हो। वह जानता था कि उसके सामने यह व्यक्ति संभवतः लन कबीले के मुख्य मन से था। युवा गुरु लंग, मैं आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। जब से मैं यहाँ आया हूं, इस जंगल में कई लोग आ चुके हैं, लेकिन अंदर आने से पहले उन सभी ने मुझसे यही सवाल पूछा। मुझे लगा कि यह फिर से कोई ऐसा ही है। मुझे नहीं पता था कि यह लोन कबीले का कोई व्यक्ति है। गाड़ी चालक ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा। ठीक है, मैं लोन कबीले से दक्ष हूं, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि गाड़ी में कौन आया था? मैंने देखा कि मेरे लन कबीले से कोई और भी यहाँ आया था। क्या वे एक साथ अंदर गए थे? दक्ष ने पूछना जारी रखा। गाड़ीवान को तब
झटका लगा जब उसने दक्ष को खुद को दक्ष कहते सुना। वह लंबे समय से शाही परिवार का नौकर था, इसलिए बेशक वह जानता था कि दक्ष कौन है। शूई साम्राज्य का स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पनपने से पहले ही नष्ट हो गया। लन कबीले के कुलपति तेज प्रताप का सबसे पसंदीदा पोता। वह समझ नहीं पा रहा था कि दक्ष उसके सामने खड़ा होकर खुद से कैसे बात कर सकता है। आप युवा मास्टर लॉन का मजाक उड़ा रहे होंगे। हर कोई जानता है कि युवा मास्टर दक्ष, मेरा मतलब है कि वह अब मानसिक रूप से एक सामान्य लड़के की तरह काम नहीं कर सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये भी जानते होंगे कि युवा मास्टर दक्ष अपने ऊपर हुए हमले के बाद से पिछले 4 सालों में अपने कबीले की हवेली से बाहर कभी नहीं आया था। दक्ष समझ गया कि यह आदमी दक्ष को मंदबुद्धि कहने वाला था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया, ये देखते हुए कि वह एक लन कबीले के सदस्य के सामने था। हाँ, तुम सही हो, तुम बहुत होशियार हो। मैं दक्ष हूँ, मैं शुरू से ही लोन कबीले में अकेले प्रशिक्षण ले रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि बहुत से लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। दक्ष ने उस गाड़ीवान से सहमति जताते हुए विषय बदल दिया, क्योंकि दक्ष अपनी पहचान साबित करने की कोशिश में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वास्तव में युवा मास्टर चेन, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन चूंकि आप उस सुनहरे रंग की गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं तो कबीले में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। दक्ष देख सकता था कि यह गाड़ी चालक उससे उसकी पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। बस इतना ही दक्ष जवाब दिया, वैसे तुमने मुझे यह नहीं बताया कि इस गाड़ी में कौन आया था और क्या वे लन कबीले के किसी व्यक्ति के साथ अंदर गए थे। दक्ष ने पूछना जारी रखा, नहीं, जब हम पहुंचे तो लॉन कबीले की गाड़ी पहले से ही वहां थी। हमें ये भी नहीं पता कि उसमें कौन आया था। जहां तक हमारी गाड़ी का सवाल है, महामहिम दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी दोनों इस गाड़ी में एक साथ आए थे। वे यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, अगर मुझे पता भी होता तो मैं आपको नहीं बता पाता। उसने दक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उसकी ओर देखा। ओह, दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, मैं अब जा रहा हूँ, दक्ष ने कहा और वह भी जंगल के अंदर चला गया। चूंकि वह लन कबीले के मुख्य वंश से है और यहाँ आने के लिए काफी बहादुर है, इसलिए वह बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर भी यह अजीब है कि मैं उसमें कोई साधना नहीं देख पाया। उस गाड़ीवान ने दक्ष की ओर देखा और खुद से बुदबुदा आया। दक्ष जंगल में घुसा। उसने देखा कि जंगल में कई तरह के पौधे और पेड़ थे। दक्ष ने अपने चारों ओर अपनी दिव्य भावना फैलाई, जिसने 200 मीटर के क्षेत्र को कवर किया, लेकिन दक्ष को किसी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। दिव्य ज्ञान एक ऐसी क्षमता थी जो हर आत्मा स्थापना साधक के पास होती थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से आसपास के वातावरण को महसूस करने और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए किया जाता था, लेकिन उनके साधना क्षेत्रों में वृद्धि के साथ इसका उपयोग भी बढ़ता गया। दक्ष ने आत्मा स्थापना क्षेत्र के हर चरण में दिव्य ज्ञान की सीमा के बारे में पढ़ा था। प्रथम चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक की दिव्य इंद्रिय सीमा 10 मीटर थी। साधना के बढ़ने के साथ इसकी सीमा बढ़ती जा रही थी, लेकिन दक्ष जानता था कि उसकी दिव्य इंद्रिय भी अलग थी। जैसा कि आमतौर पर 5वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक की दिव्य इंद्रिय सीमा 50 मीटर होती है, लेकिन दक्ष के पास उसी क्षेत्र में रहते हुए पहले से ही 200 मीटर की सीमा थी। दिव्य इंद्रिय सीमा के संदर्भ में दक्ष जानता था कि वह पहले से ही सामान्य 10वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र से थोड़ा बेहतर था। चूंकि दक्ष को अपने आसपास कुछ भी नहीं मिला, अपनी दिव्य भावना को फैलाने के बाद भी दक्ष को पता था कि आसपास कोई जानवर या इंसान नहीं है। दक्ष ने अनुमान लगाया कि ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह अभी भी जंगल के बाहरी किनारे पर था। दक्ष ने और भी गहराई में जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लंगसू को ढूंढना था। दक्ष 10 मिनट तक चला, लेकिन फिर भी उसे कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन उसे रास्ते में कई औषधीय जड़ी बूटियां मिली। क्योंकि दक्ष बहुत पढ़ता था, उसे हमेशा औषधीय पौधों के बारे में अच्छी जानकारी थी। इस ज्ञान की मदद से दक्ष उपयोगी औषधीय पौधों को उठाता रहा और उन्हें अपने भंडारण रिंग में रखता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद दक्ष को अपना पहला जानवर मिला। यह एक पत्थर तोड़ने वाला भालू था, जिसकी ताकत आत्मा स्थापना क्षेत्र के चौथे चरण की थी। दक्ष जानता था कि पत्थर तोड़ने वाले भालू की रक्षा और हमला करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी चपलता कम होती है। फिर भी इस आत्मा जानवर को हराने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करने के बजाय दक्ष ने अपनी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। दक्ष को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह चौथे चरण के स्पिरिट बीस्ट पत्थर तोड़ने वाले भालू के खिलाफ लड़ सकता था, इसीलिए दक्ष ने अपनी राजा की तलवार भी नहीं निकाली और सिर्फ अपना माउंटेन डिस्ट्रॉयर निकाला। दक्ष अपने सिर में तलवार लिए हुए खड़ा था, संत तलवार के साथ रूप। पहला रूप सफाई। दक्ष ने अपनी तलवार से हमला किया। इससे पहले कि यह जानवर समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था और वह मर चुका था। दक्ष ने इस पत्थर तोड़ने वाले भालू के शरीर को अपने स्टोरेज रिंग में रखने का फैसला किया, क्योंकि दक्ष के पास वहां बहुत सारी खाली जगह थी और अगर भविष्य में उसे इसकी जरूरत पड़ी तो वह इसे बाजार में अच्छी रकम में बेच सकता था। पत्थर को कुचलने वाले भालू के शरीर को अपने भंडार रिंग में रखने के बाद लंग चेन ने अपनी यात्रा आगे जारी रखी। जब लंग चेन उत्तरी काले जंगल में प्रवेश कर रहा था और जानवरों को मार रहा था, लंगसू और उसका दल जंगल में और भी अंदर जा रहा था। अरे, इस जंगल में हमें केवल कुछ छठे और 7वें चरण के आत्मिक जानवरों का सामना करना पड़ा। मजबूत जानवर कहाँ है? हम बिना
अच्छी लड़ाई के खुद को कैसे मजबूत कर सकते हैं, लंगसू ने खुद से कहा और चलते हुए कहा। जंगल में एक और महत्वपूर्ण जुड़ी थी। जंगल के अंदर एक सुंदर लड़का टहल रहा था। वह 1718 साल के लड़के के इर्द गिर्द ही घूम रहा था और उसके बाल काले और आंख की पुतली हल्की नीली थी। चेहरा राजकुमार जैसा था। काले बालों वाला ये लड़का हल्के नीले रंग का लबादा पहने हुए था जिस पर चांद का चिन्ह बना हुआ था और वह 15-16 साल की लड़की के साथ चल रहा था। दक्ष इस जंगल में और भी गहरे चलते जा रहे थे। अपने रास्ते में दक्ष को कई आत्मिक जानवर मिले और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। अब तक उन्हें आत्मा शोधन क्षेत्र के 7वें चरण से ज्यादा शक्तिशाली कोई आत्मिक जानवर नहीं मिला था। अब तक मैं कई आत्मिक जानवरों से मिल चुका हूं लेकिन लंगसू के बारे में कोई सुराग नहीं है। मुझे उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ानी होगी। दुर्भाग्य से मैं अभी स्वर्गीय दपंखों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह जंगल लोगों से भरा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोग इसके बारे में जाने। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए अपनी गति बढ़ा दी। दक्ष तेजी से आगे बढ़ता रहा और आत्मिक जानवरों को मारता रहा तथा आश्चर्यजनक गति से अपने युद्ध अनुभव को बढ़ाता रहा। इतनी सारी लड़ाई के बाद मेरे कौशल भी तेजी से सुधर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग यहाँ आत्मिक जानवरों से लड़ने आते हैं, दक्ष ने खुद से कहा क्योंकि उसने मार्शल कौशल में अपनी प्रगति देखी थी। एक दिन की लड़ाई और भागदौड़ के बाद दक्ष ने अंततः निर्णय लिया कि अब सोने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने का समय आ गया है क्योंकि आसमान में अंधेरा छा गया था। एक संरचना, मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। दक्ष चलते समय उसने देखा कि वह एक संरचना में प्रवेश कर गया था लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि दक्ष जानता था कि यह सिर्फ एक चेतावनी संरचना थी जो इसे डालने वाले व्यक्ति को सूचित करती थी कि कोई उनके आसपास घुस आया है। दक्ष इस संरचना के केंद्र की ओर बढ़ता रहा और उसने देखा कि दो लोग युद्ध संरचना में खड़े हैं। हम वह दोनों, मुझे लगता है कि हम आखिरकार मिल ही गए, दक्ष ने अपने मन में सोचा क्योंकि उसने इन दोनों लोगों को उनके कपड़ों से पहचान लिया था। इन दोनों में से एक सुंदर युवक था जो कुछ हद तक तेज दिख रहा था। इस युवा लड़के के सिर पर गहरे काले बाल थे और हल्के नीले रंग की आयरस उसे और भी सुंदर बना रही थी। लेकिन दक्ष को जो चीज आकर्षित कर रही थी वह दूसरा व्यक्ति था। यह एक छोटी लड़की थी जो लगभग 151 साल की लग रही थी। उसका चेहरा प्यारा और कुछ हद तक भोला भाला था जबकि उसके सिर पर लंबे चमकदार नीले बाल थे। उसकी भी उस लड़के की तरह गहरी नीली आंखें थी लेकिन वे मासूमियत से भरी हुई थी जैसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई गलत काम ना देखा हो या ना किया हो। लन कबीले से कोई, तुम बहुत जवान दिखते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उस लड़के ने दक्ष से पूछा जब उसने उसके कपड़े देखे। महामहिम दूसरे राजकुमार, तीसरी राजकुमारी, कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि आपसे यहाँ मिलना वाकई आश्चर्यजनक है। दक्ष ने उन दोनों का अभिवादन करते हुए कहा, ओह क्या आप हमारे बारे में जानते हैं? मुझे यकीन है कि आपने हमारे कपड़ों से अनुमान लगाया होगा कि वे शाही परिवार से हैं जैसे कि हमने आपके कपड़ों से अनुमान लगाया था कि आप लन कबीले से हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं दूसरा राजकुमारा आवर हूँ और वह मेरी बहन और राज्य की तीसरी राजकुमारी नताशा है? राजकुमारा आवर ने दक्ष से पूछा जब वह मुस्कुराया और अपनी तलवार रख ली। हमारे राजा के केवल 5 बेटे और 4 बेटियां हैं जबकि क्राउन की कीमत पहले से ही 18 से ऊपर है और आप इतने बूढ़े नहीं दिखते। और चौथा राजकुमार इस साल केवल 12 साल का है, इसलिए आप केवल दूसरे राजकुमार या तीसरे राजकुमार हो सकते हैं। उसके बाद ये काफी सरल था क्योंकि तीसरे राजकुमार के बाल लाल थे जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिले थे जबकि दूसरे राजकुमार के बाल लंबे काले थे। दक्ष ने झूठ बोला कि उसे कैसे पता चला कि वह दूसरा राजकुमार था, लेकिन भले ही उस गाड़ीवान ने उसे नहीं बताया होता, अपने अवलोकन के आधार पर दक्ष जानता था कि वह आसानी से समझ जाता कि उसके सामने दूसरा राजकुमारा आव था। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा हूं? हमारे शाही परिवार में केवल मेरे शाही पिता ही नहीं है, शाही परिवार में कई चाचा और अन्य परिवार के सदस्य और उससे भी ज्यादा बच्चे हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं उनमें से नहीं हूं? आरव उसकी आंखों में देखते हुए पूछती रही, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने ये तुम्हारे शाही आभा से अनुमान लगाया है तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे चारों ओर राजा की आभा थी। दक्ष ने बेशर्मी से झूठ बोलते हुए उत्तर दिया, हाँ 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 हाँ, अच्छा जवाब, मुझे तुम पसंद हो छोटे दोस्त। आरव गर्व से हंसा और कहा, जैसा कि तुमने कहा मैं दूसरा राजकुमारा आव, यह मेरी प्यारी बहन नताशा है जो राज्य की तीसरी राजकुमारी है। तुम्हारा नाम क्या है? छोटे दोस्त आरव ने अपना परिचय देते हुए पूछा। मेरा नाम दक्ष है महाराज, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष सच में आरव चौंक गई, पीछे से नताशा के हाव भाव भी बदल गए। यह इतना चौंकाने वाला क्यों है? क्या मेरे बारे में कोई बुरी अफवाह है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं कहूंगी कि यह कोई बुरी अफवाह नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में जो बातें सुनी हैं वे बिल्कुल अलग है। क्या आप वाकई दक्ष है? आरव ने संदेह भरी निगाहों से पूछा। हालांकि दक्ष जानता था कि वे उस पर संदेह क्यों कर रहे थे, फिर भी उसने जारी रखने का फैसला किया। ओह कौन सी चीजें? दक्ष ने पूछा। यह ऐसी बातें हैं जो शायद राज्य में हर कोई युवा मास्टर दक्ष के बारे में जानता है। मैंने आपकी उपलब्धियों के बारे में पहले भी कई बार सुना था, आपकी सफलताओं, आपकी प्रतिभा के बारे में जो कि काफी सामान्य है क्योंकि आपने सिर्फ 8 साल की उम्र में शरीर को निखारने का शिखर हासिल कर लिया था। मेरे शाही पिता तो मजाक में कहा करते थे कि कितना अच्छा होता यदि
तुम उनके बेटे होते और शाही परिवार का हिस्सा होते, आरव ने कहा, लेकिन जब तुम पर हमला हुआ तो चीजें बदल गई। ऐसी अफवाहें थी कि उसके बाद तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, यहाँ तक कि शाही डॉक्टर भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाए। मैंने ये भी सुना कि तुम 2 दिन पहले लापता हो गई थी। लोग, कबीले के लोग तुम्हें खोजने में पागल हो रहे थे। मुझे यकीन है कि अब तक पूरा राज्य तुम्हारे बारे में जान चुका होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत झटका लगा है। आरव ने आगे कहा, लोगों का ठीक होना बहुत सामान्य बात है महाराज, जहाँ तक गायब हिस्से की बात है वह समस्या भी हल हो गई है। मैं आज लॉन्ग मिशन से सीधे यहाँ आ रहा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्फ से बात करते समय दक्ष बीच बीच में नताशा की ओर देखे बिना नहीं रह सका। लवान ने भी इसे नोटिस किया। युवा मास्टर दक्ष, क्या आप मेरी बहन से कुछ कहना चाहते हैं? जब से हम मिले हैं आप उसकी तरफ बहुत देख रहे हैं, आरव ने गंभीर स्वर में पूछा। आहो ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता था कि तीसरी राजकुमारी तुम्हारे साथ इस जंगल में क्यों हो? इसके अलावा वह अभी भी अपना हथियार मेरी ओर तान रही है, दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आह, मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपना हथियार रखना भूल गई, नताशा ने आखिरकार कहा, और वह शर्मा गई और जल्दी से अपना हथियार भी वापस रख दिया। हाँ हाँ हाँ, ओ मुझे लगा कि यह कुछ और है। आरव हंसा और उसने नताशा को देखा और फिर दक्ष की ओर देखा। ये ठीक है महाराज, वैसे आप दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हैं? दक्ष ने पूछा। जैसा कि आप जानते होंगे, लिटिलफी के पास मजबूत साधना है, लेकिन उसे लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि वह हमेशा महल में ही रहती थी। मैंने सोचा कि इस जंगल में कुछ अभ्यास करना एक अच्छा अनुभव होगा और उसने मेरे साथ आने का सुझाव दिया। हमारे शाही पिता ने उसके लगातार आग्रह के बाद इस अनुरोध पर सहमति जताई। हालांकि यहाँ जानवर है, लेकिन उनमें से कोई भी आत्मा स्थापना के 10वें चरण से अधिक शक्तिशाली नहीं है, इसलिए यह एक अच्छा अभ्यास मैदान है। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? आरव ने आगे कहा, मैं भी तुम्हारे जैसे ही कारण से यहाँ आया हूँ, कुछ अभ्यास करने के लिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारा कबीला तुम्हारे यहाँ आने के लिए सहमत हो गया। हालांकि यह जगह हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जगह मूल रूप से तुम्हारे जैसे शरीर को परिष्कृत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए मौत की जगह है। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। छोटे दोस्त, आरव ने सुझाव दिया। मैं इसे संभाल सकता हूं महाराज, मैंने कुछ समय पहले ही आत्मा प्रतिष्ठान क्षेत्र में प्रवेश किया था, मुझे यकीन है कि मैं इस जंगल को संभाल सकता हूं। ये दक्ष शायद अभी अभी आत्मा स्थापना क्षेत्र में घुसा है और जानवरों से लड़ने के लिए यहाँ आया है। ये बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे किसी तरह ऐसा नहीं लगता कि वह बेवकूफ़ है। क्या उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है? आरव ने सोचा, अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे भी क्या तुम हमारे साथ यात्रा करना चाहते हो? हालांकि तुम कहते हो कि तुम अपने दम पर आत्मा जानवरों को संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे साथ रहना बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पेट्रियरेन ड्रैगन शहर में फिर से अराजकता फैलाए। ने सुझाव दिया। खैर, मैं आज रात आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रहा था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यात्रा नहीं कर सकता। केवल वही संघर्ष जो मैंने खुद झेले हैं मुझे मजबूत बनाएंगे, इसलिए मैं अकेले जाना चाहता हूँ, दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा। ओह ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, आरव ने कहा, मुझे यकीन है कि आप अपने साथ एक तंबू लाए होंगे। आप इसे हमारे तंबू के पास रख सकते हैं। जब कोई हमारी सीमा में प्रवेश करेगा तो हमारी टुकड़ी हमें सूचित करेगी, इसलिए यहाँ काफी सुरक्षित है। आप सुबह तय कर सकते हैं कि क्या करना है, तब तो मैं आपके महाराज की दयालु पेशकश स्वीकार करूंगा, दक्ष ने कहा, और उसने पास में अपना तंबू लगाना शुरू कर दिया। अपना तंबू तैयार करने के बाद उसने देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था और आव और नताशा बाहर अलाव के पास बैठे थे। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है, दक्ष ने आव के पास बैठते हुए कहा। मेरे मन में एक बात है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ। हम आज से पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले और एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। महामहिम ने मुझे उनकी और तीसरी राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता किए बिना यहाँ रहने की अनुमति क्यों दी? उसने पूछने का फैसला किया। हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्या आपको लगता है कि चिंता करने की जरूरत है? सबसे पहले हमारे शाही पिता हमें बिना किसी सुरक्षा के अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए यद्यपि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, हमारे शाही रक्षक आपके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। युवा मास्टर दक्ष, और दूसरी बात, कोई बुरा मत मानना, लेकिन अगर हम अकेले भी होते तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमें चोट भी पहुंचा सकते हो, तुम इतने मजबूत नहीं हो, आरव ने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी दिव्य इंद्रिय से पहले ही महसूस कर लिया था कि पास में 2 योद्धा थे, दोनों ही स्वर्णकोर क्षेत्र में थे। चूंकि मुझे उनमें से किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का आभास नहीं हुआ, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह आवर और नताशा की रक्षा के लिए यहाँ मौजूद शाही रक्षक थे। अब मैंने इसकी पुष्टि कर दी है, मुझे अकेले ही जाना होगा और लंगस को खोजने और मारने में तेजी दिखानी होगी। अगर ये लोग किसी तरह से लंगसू और उसके दोस्तों से मिल गए तो मैं रॉयल की निगरानी में से नहीं मार पाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। लंगचेन ने मन ही मन सोचा। तुम इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? चिंता मत करो छोटे दोस्त, वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। वैसे भी मैंने तीसरी राजकुमारी को केवल एक बार बोलते हुए सुना है, क्या उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है? दक्ष ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ हाँ हाँ, उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। जब वह बोलती है तो वह एक बकबक करने वाली लड़की की तरह होती है, कभी नहीं रुकती। बात
बस इतनी है कि वह उन लोगों के सामने शर्मीली होती है जिन्हें वह अच्छी तरह से नहीं जानती। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम देख लोगी, आरव ने हंसते हुए कहा। भाई तुम फिर से मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हो, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी, नताशा ने धीमी आवाज में नार की ओर देखते हुए कहा। लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है तो वह नीचे जमीन की ओर देखने लगी। दिलचस्प लड़की है, वे दोनों वाकई बहुत अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि ये दोनों इतनी दयालु कैसे हो सकती है जबकि वे योजनाओं से भरे शाही परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता भी वाकई बहुत दयालु होंगे, तभी तो उनके जैसे बच्चे हुए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा था, मैं तो बस छोटे भाई दक्ष को उन चीजों के बारे में बता रहा था जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है, आरव ने हंसते हुए कहा। मैं सोने जा रही हूँ। नताशा उठी और अपने तंबू के अंदर भाग गई। हाँ, वह बहुत आसानी से शर्मिंदा हो जाती है, फिर भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वह मेरी बहन है। वैसे भी मुझे भी सो जाना चाहिए, सुबह मिलते हैं छोटे भाई दक्ष। नताशा भी उठकर अपने तंबू के अंदर चली गई। वे दोनों बहुत करीब है, भाई और बहन के बीच इतना करीबी रिश्ता देखकर अच्छा लगता है, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक ही माँ से हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अलग अलग माताओं से पैदा हुए शाही परिवार के सभी राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच भी ऐसा ही होता है। दक्ष ने मन ही मन सोचा, मुझे अपने मामलों पर ध्यान देना चाहिए, शाही परिवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद से कहा और वह भी अपने तंबू के अंदर चला गया। दक्ष ने अपने तंबू के अंदर जाते ही साधना शुरू कर दी। उसकी साधना आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ती रही, लेकिन उसे पता था कि 5वें चरण की आत्मा स्थापना के शिखर तक पहुंचने में अभी भी कुछ दिन लगेंगे। दक्ष ने 2 घंटे के बाद साधना बंद कर दी और कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। तीसरी राजकुमारी, नताशा आप अभी तक सोई नहीं है। दक्ष अपने तंबू से बाहर आया और उसने देखा कि नताशा अपने तंबू के बाहर बैठी सितारों को देख रही थी। आह युवा मास्टर दक्ष, आप भी क्यों उठे हैं? नताशा ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। दक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए उसकी तारीफ की। मैं ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए मैं कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया था। वैसे भी राजकुमारी फिर यहाँ क्यों है? दक्ष ने आगे बात जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उसने देखा कि उसकी तारीफ सुनकर नताशा के गाल लाल हो गए थे। वह उसकी ओर चलने लगा। मैं भी सो नहीं सकी, मैं बाहर आ गई। जब मैंने इस खूबसूरत आसमान को देखा तो मैं अपनी आंखें नहीं हटा सकी, नताशा ने कहा। जब उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर आ रहा है, दक्ष भी उससे 5 मीटर आगे रोका और बैठ गया। हाँ, यह आकाश वास्तव में सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी नताशा की तरह। मैं भी अपनी आंखें नहीं हटा सकता, दक्ष ने कहा और वही नताशा की आंखों में देखता रहा। नताशा के गाल लाल हो गए जब उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, लेकिन दक्ष अभी भी उसे देखता रहा। राजकुमारी नताशा, दूसरे राजकुमार ने कहा कि तुमने उसके साथ इस जंगल में आने का प्रस्ताव रखा है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? दक्ष ने विषय बदलने का फैसला किया। ओह, मैं तो बस बाहरी दुनिया को और देखना चाहता था। मैंने अपना ज्यादातर समय महल में ही बिताया है। जब भी मैं बाहर गया तो सिर्फ दुकानों और शाही राजधानी की जगहों पर ही गया। मेरे शाही पिता ने मुझे कभी कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी। जब बड़े भाई ने कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए इस जंगल में आएंगे तो मैंने इस अवसर का लाभ उठाया, नताशा ने कहा और वह आकाश की ओर देखती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार नताशा का भी ऐसा पक्ष होगा। दक्ष मुस्कुराया। आह, देर हो रही है, मुझे सो जाना चाहिए वरना देर से उठने पर भाई मुझे डांटे। शुभ रात्रि युवा मास्टर दक्ष। शुभ रात्रि राजकुमारी नताशा, मुझे आशा है कि आपके सपने मधुर होंगे। दक्ष भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने नताशा को अपने तंबू में प्रवेश करते देखा और वह भी उसके तंबू में प्रवेश कर गई। सुबह सुबह और हताशा उठे तो देखा कि लंचेन का तंबू यहाँ नहीं था, नहीं वह स्वयं था। वह छोटा लड़का, वह पहले ही जा चुका है। वह इतनी जल्दी में क्यों है? ऐसा नहीं है कि तुम उसे खा जाओगे, आरव ने नताशा की ओर देखते हुए कहा। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो भाई, नताशा ने शिकायत करते हुए आरव के कंधों पर एक बच्चे की तरह मारा। दक्ष ने आगे बढ़ना जारी रखा और अपने रास्ते में बाधा डालने वाले आत्मिक जानवरों को पराजित किया। दक्ष आगे बढ़ रहा था, तभी उसे लगा कि 150 मीटर आगे पेड़ों के पीछे 3 लोग छिपे हुए हैं। हम वे 3 लोग वहां छिपे हुए हैं। जमीन पर ताजा रक्त के निशान है, लेकिन मुझे कोई शव या लोगों अवशेष नहीं दिख रहे हैं। दिलचस्प है, दक्ष ने मन ही मन सोचा। क्या मुझे उनके साथ खेलना चाहिए? मैंने किसी भी मानव आत्मा स्थापना साधक से लड़ाई नहीं की है और ये तीनों एक बहुत अच्छे विकल्प हैं। आत्मा स्थापना क्षेत्र के 7वें चरण में 1 और 6ठे में 2। अगर मैं उन्हें भी नहीं हरा सकता तो मैं लोंगों को कैसे मार पाऊंगा? दक्ष ने खुद से कहा। उसने अपने सुनहरे वस्त्र पहने रखे, अपने भंडारण की अंगूठी में लन कबीले का प्रतीक रखते हुए वह आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि अगर वह इन वस्त्रों को पहने रहा तो वे डाकू उसे निशाना बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे।
और अगर वे उसे निशाना नहीं बनाते तो वे अपना असली रूप नहीं दिखा पाएंगे, जिससे उसे उन्हें मारने का कोई सही कारण नहीं मिलेगा। जैसे ही दक्ष करीब आया उन तीनों ने अंततः उसे देख लिया। बॉस नताशा, एक बच्चा आ रहा है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, वह निश्चित रूप से एक अमीर परिवार से होगा। एक दाढ़ी वाले छोटे आदमी ने सामने खड़े गंजे आदमी से कहा, तुम सही कह रहे हो, वो या वह 13 साल के लड़के जैसा दिखता है, वह वाकई बहुत कमजोर होगा, शायद एक भोला भाला बच्चा जो सोचता है कि वह यहाँ बच सकता है। मुझे लगता है कि हमें उसके माता पिता की जगह उससे विनम्रता का पाठ पढ़ाना चाहिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, बॉस नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, वे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरा अनुमान सही था। दक्ष मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा। हा, छोटे लड़के, यह वह जगह नहीं है जहां तुम इतनी आसानी से आ सकते हो। वह उसके बाएं तरफ से हंसते हुए बाहर आया, जबकि एक हृष्ट पुष्ट लड़का उसके दाएं तरफ से बाहर आया। ठीक है छोटे दोस्तों, बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, खासकर इस तरह के खतरनाक इलाकों में आप मारे जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब वह ये कह रहा था तो उसके सामने एक गंजा आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ओ, और तुम मुझे इस दुनिया के बारे में सिखाने के लिए यहाँ हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए सीधे उस गंजे आदमी की तरफ देखा। हाँ, हम काफी दयालु हैं। विया ने अपना चाकू निकाला और छठे चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र की अपनी साधना का उपयोग करते हुए दक्ष की ओर दौड़ा। ये बच्चा इतना छोटा है, इसे तो पता भी नहीं होगा कि वह कैसे मारा गया, विया ने हमला करते हुए सोचा, लेकिन जैसे ही उसने आधी दूरी तय की उसने देखा कि उसका ध्यान दक्ष से हट गया और एक सिर विहीन शरीर दक्ष की ओर दौड़ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह मर गया। उसका शरीर उसके सिर से थोड़ा आगे गिर गया। बॉस नताशा पूरे समय मुस्कुराता रहा। जब उसने देखा कि वुया ने दक्ष पर हमला किया है, उसे लगा कि दक्ष पहले ही मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसने उसका शरीर जमीन पर गिरते देखा, उसे पता चल गया कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। उसके सामने खड़ा ये लड़का सामान्य नहीं था। अरे यार, यह बच्चा बहुत ताकतवर है। जवान, मेरे साथ मिलकर इस पर हमला करो, नताशा ने चिल्लाते हुए उस ताकतवर आदमी की तरफ देखा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, उसने देखा कि यह ताकतवर आदमी पहले से ही जमीन पर मृत पड़ा था। नताशा ने उस ओर देखा जहां दक्ष खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम लोग मुझे कुछ लड़ाई का अनुभव दे सकते हो, लेकिन तुम लोग 5वें चरण के आत्मा जानवरों से भी कमजोर हो। मैंने अपना समय बेकार में बर्बाद कर दिया। नताशा ने अपने पीछे से दक्ष की तिरस्कार भरी आवाज सुनी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक तलवार पीछे से उसके दिल में घुस गई। नताश इस आपदा को भड़काने के कारण पछताते हुए मर गया। दक्ष ने अपना सुनहरा लबादा वापस पहना और आगे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आधे दिन बाद 2 और लोग उस जगह पर दिखाई दिए। वे थे आरव और यू। नताशा, यह नरसंहार है, ये तलवार के घाव है, शायद किसी मानव साधक ने किए हैं। आरव ने उन तीनों के घाव देखने के बाद टिप्पणी की, जबकि नताशा बिना सिर वाले शरीर को देखकर अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी। इन लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया होगा जिसे उन्हें नहीं भड़काना चाहिए था। वैसे भी इन चीजों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरव ने नताशा के हाथ पकड़ लिए और उसे आगे ले आया। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई दक्ष किसी दूसरी दिशा में चला गया होगा। मैं नहीं चाहता कि वह किसी तरह गलती से उस व्यक्ति को भड़का दे जिसने ये किया। आरव ने मन ही मन सोचा। दक्ष ने कई लड़ाइयां लड़ी और यहाँ तक कि 8वें चरण के एक आत्मिक जानवर से भी भिड़ गया, लेकिन उसने उन सभी को मार डाला। एक और दिन बीता और रात आ गई। 2 दिन हो गए हैं और अभी भी लंगसू का कोई सुराग नहीं मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जंगल इतना बड़ा होगा। दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा। उसने अपनी दिव्य भावना को उसकी सीमा तक फैलाया, लेकिन ये देखकर कि क्षेत्र साफ था, उसने इस स्थान पर आराम करने का फैसला किया। ये बहुत अच्छा होता यदि मेरे पास भी ऐसी ही चेतावनी संरचना होती। मुझे जाने से पहले इल्दियान से पूछ लेना चाहिए था कि क्या उनके पास खजाने के हॉल में ऐसी कोई चीज है, उसने खुद से कहा। फिर भी यह अच्छा है कि मैंने आने से पहले अपने लिए कुछ तैयार कर लिया, दक्ष ने सोचते हुए मुस्कुराया। दक्ष ने सोचा कि अब थोड़ी सी तरकीब आजमाने का समय आ गया है। उसने पास के 2 ऊंचे पेड़ तोड़े और अपने स्टोरेज रिम से एक झूला निकाला जिसे उसने जाने से पहले अपने नौकर से लाने को कहा था। स्वर्गीय दानव पंथ चुनकी रात हो चुकी थी और दक्ष को पता था कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए उसने अपने स्वर्गीय दानव पंखों का इस्तेमाल किया और ऊपर की ओर उड़ गया, लेकिन बहुत ऊपर नहीं। दक्ष ने अपने झूले के दोनों सिरों को पास के 2 ऊंचे पेड़ों पर बांध दिया ताकि दिन के उजाले में कोई उसे ना देख सके। हाँ, यहाँ बहुत आरामदायक है, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आज रात बारिश ना हो, वरना बहुत बुरा होगा, दक्ष ने खुद से कहा और अपने झूले पर लेट गया और सो गया। अमन, मैं इस शोर में चैन से सो भी नहीं पा रहा
हूँ। सूरज अभी भी आसमान में उग रहा था जब नीचे से कुछ शोर सुनकर दक्ष की नींद खुली। वह उठा और नीचे देखने लगा। वहां नीचे क्या हो रहा है? 5 लड़के 2 लड़कियों को घेरे हुए हैं। हालांकि वे डाकू नहीं लग रहे हैं। दक्ष ने खुद से ही बुदबुदाया और नीचे देखता रहा। उसने देखा कि 202 साल की 2 लड़कियों को 5 अधेड़ उम्र के लड़कों ने घेर रखा था। इन लड़कियों ने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, शायद वे किसी आम परिवार से थी, जबकि उनके इर्द गिर्द खड़े बाकी 5 लड़कों ने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। ये दिलचस्प है, वे 2 लड़कियां दूसरे चरण के आत्मस्थापन क्षेत्र में है, जबकि उन 5 में से एक चौथे चरण के आत्मस्थापन क्षेत्र में है और अन्य 4 आत्मस्थापन क्षेत्र के तीसरे चरण में है। तुम दोनों भाई चुन के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद करो। उसने कहा था कि जब से उसने तुम्हें इस जंगल में देखा था तभी से वह तुम्हें चाहता था। तुम हमसे दूर क्यों भागते रहते हो? उन 5 में से एक ने कहा, हाँ भाई चुन को आकर्षित करना आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों के कारण है, अन्यथा भाई चुन जैसा कोई व्यक्ति आपकी ओर देखेगा भी नहीं। बस बिना विरोध किए हमारे साथ आ जाओ। एक और ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि भाई चुन फू कबीले के मालिक का बेटा है। ये ड्रैगन शहर के उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष 10 कबीलों में से एक है। आप जैसी कई लड़कियां हमारे भाई चुन से रोजाना सिर्फ एक रात उसके साथ बिताने के लिए विनती करती हैं। ये आपका सौभाग्य है कि वह आप दोनों में रुचि रखता है। 5 में से चौथे चरण के साथ ने कहा, कभी नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं खुद को और अपनी छोटी बहन को उस फू चुन का खिलौना नहीं बनने दूंगा। उत्तरी क्षेत्र में हर कोई तुम्हारे भाई चुन और उसके बुरे तरीकों को जानता है। छोटी बच्ची, हम अब तक अच्छे से बात कर रहे थे क्योंकि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। इससे पहले कि भाई चुन तुम्हारे साथ खेलने लगे, हमें करने के लिए मजबूर मत करो। 5 में से एक ने कहा, हाँ ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हें बचा सकता है। कोई भी हमारे फू कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने भाई चुन के काम में बाधा डाली है तो वे अपनी पेंट गीली कर लेंगे। अल्पिरामोह, क्या ऐसा है? जैसे ही वे शेखी बघार रहे थे कहीं से एक आवाज आई। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। कौन है? हीरो बनने की कोशिश मत कर वरना तुम बिना कब्र के मर जाओगे, उन 5 के नेता ने कहा। उत्तरी क्षेत्र का फू कबीला? क्या यह उत्तरी क्षेत्र में भी तीसरे दर्जे का कबीला नहीं है? ड्रैगन शहर के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए वे शीर्ष में भी नहीं है। मुझे कभी नहीं पता था कि वे इतने गर्व के साथ यहाँ घूमेंगे। दक्ष ने ऊपर से कहा, ओ कोई है जो मेरे फू कबीले के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? औसत दिखने वाला लड़का गुस्से से भरे चेहरे के साथ पास से बाहर आया। वह भी लगभग 2025 साल का लग रहा था। उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसका चेहरा काफी औसत दिख रहा था। भाई चुन, उन 5 लड़कों ने फू चुन का अभिवादन किया और उन 2 लड़कियों को घेरे रहे। 5वें चरण का आत्मस्थापना क्षेत्र, और यहाँ मैंने सोचा था कि वह थोड़ा मजबूत होगा। दक्ष ने फू चुन को देखते हुए अपने मन में सोचा, ये दोस्त चकी, तुम्हारे पास मेरे फू कबीले के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो तुम छिपने के बजाय बाहर क्यों नहीं आते? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे केवल 2 पैर और एक जीभ काटूं। फू चेन ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मुझे खुद ही तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, यहां तक कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ ही दफना दिया जाएगा। 2 पैर काटना ठीक है? मुझे देखने दो कि तुम ये कैसे करते हो, दक्ष ने कहा। जब वह उन 2 लड़कियों और उन 5 लड़कों के बीच जमीन पर उतरा, जब वह नीचे कूदा तो उसने अपना झूला पहले से ही अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया था। बच्चे, तुमने भाई चुन के सामने हमारे फू कबीले के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। 4 तीसरे चरण के आत्मा स्थापना साधकों में से एक ने कहा। वह इतना क्रोधित था कि उसने दक्ष को डांटते समय उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया उसका चेहरा सफेद हो गया। एरेरिल लन कबीले, वो घुटनों के बल गिर पड़ा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा है। राज्य में शायद ही कोई ऐसा हो जो लन कबीले के प्रतीक और कपड़ों को ना पहचानता हो। राज्य के 3 सर्वोच्च कबीलों में से कोई फू चुन का भी मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। मैंने अभी लन कबीले के किसी व्यक्ति को धमकी दी है कि मैं उसके पैर काट दूंगा। मैंने तो ये भी कहा है कि मैं उसके परिवार को भी उसके साथ दफन कर दूंगा। फू चुन रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। मैं अभी भी अपने पैरों के कट जाने का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद बाहर आ गया हूं। ये कौन कर जा रहा है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए फू चुन की ओर देखा और पूछा, मामा गलतफहमी? यह सब एक गलतफहमी थी मास्टर लन, फू चुन ने अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए कहा। गलतफहमी? मुझे लगता है कि किसी ने कहा है कि वे मेरे परिवार को मेरे साथ ही दफना देंगे, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मास्टर लन, मैं आपका अनादर करने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि यह लन कबीले का कोई व्यक्ति है, अन्यथा मैं सपने में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं मेरी आंखें थी लेकिन मैं पहाड़ नहीं देख सकता था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गलती को माफ कर देंगे। फू चुन ने फिर से माफी मांगी। कोई बात नहीं, हर कोई गलती कर सकता है चकी, मैं बहुत दयालु हूँ इसलिए मुझे ज्यादा परवाह नहीं है और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बस तुम्हारे 2 पैर काट दो और मैं तुम्हें वापस चलने दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए फू चुन से कहा। भाई चुन कैसे चल सकता है जब उसके दोनों पैर कटे हुए हैं? फू चुन के एक अधीनस्थ ने मन ही मन
सोचा भाई चुन, यह आदमी बहुत घमंडी है, तो क्या हुआ अगर वह लन कबीले से है, वह तो बस एक बच्चा है, हम उसे जल्दी से मार सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहां तक इन दोनों लड़कियों का सवाल है, उनके शरीर का आनंद लेने के बाद आप उन्हें हमारे पास फेंक सकते हैं। हम सभी भाई बारी बारी से उनसे प्यार करेंगे और उन्हें मार देंगे, क्योंकि वे उसे मारे जाते हुए देखेंगे और गवाह बनेंगे। चौथे चरण के आत्मा स्थापना साधक ने अपने हथियार निकालते हुए कहा, अल्पविराम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लन के बारे में इस तरह बात करने की। फूचुन ने उस आदमी को थप्पड़ मारा जिससे वह 50 मीटर पीछे उड़ गया और एक पेड़ से टकरा गया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वह उठा और फूचुन के पास वापस आया और माफी मांगी। फूचुन के व्यवहार को देखकर उसे यह बात समझ में आ गई, वह बेवकूफ, वह इस आदमी के सामने ऐसी बातें कैसे कह सकता है। लन कबीले का कोई बच्चा बिना सुरक्षा कर्मियों के यहाँ नहीं आ सकता, वे जरूर आसपास ही कहीं छिपे होंगे। फूचुन ने सोचा, आप बहुत चतुर हैं युवा मास्टर चुन, लेकिन फिर भी आपको मेरे परिवार का अपमान करने के लिए अपने पैर काटने पड़ेंगे। ओह, वैसे मैं अपने साथ किसी को नहीं लाया, आसपास कोई नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बेवकूफ, क्या उसे लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगी। फूचुन ने सोचा, युवा मास्टर लंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी आप जैसी दिव्य प्रतिभा पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं तो मैं पहले जो कुछ भी कह चुका हूँ वह कहने की हिम्मत नहीं करता। फूचुन ने आगे कहा, मैं आप बहुत ज्यादा बोलते हैं युवा मास्टर चु। दक्ष ने जमीन पर उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मार दो उसे। फूचुन गुस्से में पागल होकर चिल्लाया। चारों लड़के अपने हथियार हाथ में लिए हुए दक्ष की ओर दौड़े। दक्ष ने अपना माउंटेन क्रश निकाला और एक बार किया, फिर अपनी तलवार वापस रख ली। फूचुन जमीन पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, क्योंकि वह अपने आदमियों को दक्ष पर हमला करते हुए देख रहा था। लेकिन उसके बाद जो उसने देखा उससे वह अंदर तक डर गया। उसने देखा कि दक्ष ने एक ही तलवार से चारों लोगों को मार डाला। कैसे, इस उम्र में तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? फूचुन ने दक्ष को देखकर डर से चिल्ला लाया, आपने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि अगर आपने अभी मुझ पर हमला करने का आदेश नहीं दिया होता तो मैं आपको जीवित छोड़ पाता या नहीं, लेकिन अब जब आपने मुझे हमला करने का आदेश दे दिया है तो मेरे लिए यह विकल्प चुनने के लिए धन्यवाद। युवा मास्टर चुन। फूचुन केवल लंगचिन के हाथों में एक तलवार देख सका और एक सेकंड बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी, हालांकि वे बुरे थे, मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं है। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे गलत थे, फिर भी मेरे लिए हत्या करना एक सामान्य बात क्यों बन गई है? मेरे अंदर एक हिस्सा है जो चाहता है कि मैं उन सभी को मार डालूं जो मुझे अपमानित करते हैं, लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है जो मुझे शांत रहने के लिए कहता है। दक्ष ने अपने मन में सोचा और वह उन दोनों लड़कियों की ओर मुड़ा। क्या? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ पूछा, क्योंकि उसने देखा कि दोनों लड़कियां उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी प्रकार का राक्षस हो। आहा मास्टर लंग, मैं आज हमारी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं और मेरी बहन उन लोगों द्वारा अपमानित होते। दो लड़कियों में से एक ने आगे बढ़ते हुए कहा और उनका धन्यवाद किया। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और आंखों पर प्यारा सा चश्मा पहना हुआ था। और ये कुछ भी नहीं है, मैंने ये तुम लोगों की मदद करने के लिए नहीं किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहकर अपमानित किया कि कोई भी उनके सामने तुम्हारी रक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अंत में मेरे परिवार को मेरे साथ दफना दिया। मैं इस बिंदु पर नीचे आने से खुद को रोक नहीं सका, दक्ष ने कहा और उसने चश्मा पहने हुए व्यक्ति को देखा। तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाना चाहिए, ये जगह तुम लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, उन्होंने आगे कहा। और लेकिन जो सही है, फिर भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने हमारी जान बचाई। इसके अलावा हमारा कोई परिवार नहीं है, हम यहाँ कुछ जानवरों को मारने और अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे लेने आए थे। मैंने समझाया, इसके लिए शुभकामनाएं, मैं आप लोगों का उत्साह वर्धन करूंगा। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। मास्टर लॉन कृपया रुक गई और जू ने दक्ष को आवाज दी जब उन्होंने उससे आगे बढ़ते देखा। क्या? दक्ष ने उनकी ओर मुड़ते हुए पूछा। मास्टर लन, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम पर एक कर्ज है। हमें एहसास हुआ कि हम इस जंगली जंगल में सिर्फ शिकार करके सफलता पाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि हम अपने लिए अंतहीन मुसीबतें ही ला सकते हैं। जू ने मेई के हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, और चुनकी महान गुरु सर्वोच्च लोन कबीले से हैं, तो क्या हम आपसे कबीले के सेवकों में से एक के रूप में हमें काम पर रखने का अनुरोध कर सकते हैं? हालांकि आपने पहले ही हमारी जान बचाई है और हमें आपसे कोई एहसान नहीं मांगना चाहिए। क्या आप कृपया हमारा एक स्वार्थी अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं? हम लगन से काम करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। गुरुजू और मेई ने एक साथ पूछा जबकि उनके सिर झुके हुए थे। उन्होंने सुना होगा कि 3 बड़े कबीले अपने नौकरों को अच्छी तनख्वाह देते हैं। वे मेरे संपर्कों का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे लन कबीले के लिए काम कर सके। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, दक्ष ने सोचा और उसने दोनों महिलाओं को चुपचाप देखा। ठीक है, मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ। मेरी गाड़ी जंगल के बाहर खड़ी है। 3 गाड़ियों में से जो तुम देखोगे ये प्रवेश द्वार से सबसे दूर है। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम वहीं रहो। दक्ष ने अपना
एजेंडा फिर से शुरू करने से पहले उनसे कहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता उसने एक बार फिर कहा, साफ चेतावनी, अगर तुमने कभी किसी को बताया कि आज इस जंगल में क्या हुआ या इससे जुड़ी कोई अफवाह फैला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा, भले ही तुम सिर्फ औरत ही क्यों ना हो। तुम्हारा भी अंत उन लोगों की तरह ही होगा जो जमीन पर है। जिस क्षण दोनों ने दक्ष की आवाज सुनी उनका जश्न बंद हो गया। वे खुद को कांपने से नहीं रोक पाए क्योंकि उन्हें लगा कि चेन ने उनके सामने सभी लोगों को मारे हुए कितना समय हो गया है। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर की ओर चलने लगे। इस बीच दक्ष लगातार आगे बढ़ता था और भी गहराई में, जब तक कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्री का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने देखा कि 10वें चरण का एक आत्मा जानवर उसकी ओर दौड़ रहा है, वह चौंक गया। इसके अलावा 100 मीटर की मामूली दूरी उन्हें एक दूसरे से अलग कर रही थी। उस आत्मा जानवर के अलावा आसपास कोई और नहीं था। स्वर्गीय दानव पंख। दक्ष ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया और ऊपर की ओर उड़ गया। उसके बाद पास के एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड में वह आत्मिक जानवर वहां आ पहुंचा और आसपास के वातावरण में घूमने लगा। अल्पविराम 7 रंगों वाला तेंदुआ। यह मुश्किल होने वाला है। यह एक शीर्ष स्तर का स्पिरिट जानवर है जिसमें सबसे ज्यादा आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता है। इसकी गति मेरी गति से भी बेहतर है। क्या मुझे इससे लड़ना चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सही अवसर ढूंढना होगा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, मैंने ट्राहॉल फॉर्मेशन में 10वें चरण में एक स्पिरिट बीस्ट के साथ लड़ाई की है, इसलिए मुझे पता है कि माउंटेन डिस्ट्रॉयर का इस स्तर के स्पिरिट बीस्ट की रक्षा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। अंततः दक्ष ने उस तलवार का उपयोग न करने का निर्णय लिया जिसका वह अब तक उपयोग करता आ रहा था। देखते हैं कि तुम अपने नाम के अनुरूप जीते हो या नहीं। राजा की तलवार, दक्ष ने अपने आप से कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से राजा की तलवार निकाली। उसने उस समय तक इस तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसने आज जैसे कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। जैसे ही राजा की तलवार मूर्त रूप में आई, शक्तिशाली तलवार की आभा वातावरण में तेजी से फैल गई। ऐसा लगा मानो तलवारों का राजा जाग गया हो। यहाँ तक कि 7 रंगों वाले चीते ने भी इस आभा को महसूस किया जिससे वह आसमान की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि एक आदमी तलवार लेकर तेजी से उसकी ओर आ रहा है और वह उससे कितनी दूरी पर है। बस उसके ठीक ऊपर 7 रंगों वाले पैंथर के चारों ओर रक्षात्मक कवच की एक परत दिखाई दी क्योंकि वह हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दक्ष की तलवार ने आसानी से इस कवच को तोड़ दिया जिसके बाद उसकी गर्दन पर एक लंबा घाव दिखाई दिया। दहर 7 रंगों वाला तेंदुआ पीड़ा से चिल्लाया क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर चोट लगने का दर्द महसूस हो रहा था। दूसरी ओर दक्ष ने अपने और जानवर के बीच कुछ दूरी बना ली। संत तलवार के साथ रूप, चौथा रूप उजाड़ जानवर को जवाबी हमला करने का मौका दिए बिना दक्ष ने अपने सबसे मजबूत आक्रामक मार्शल कौशल के साथ 7 रंग वाले पैंथर पर हमला किया। अपने पहले हमले के कुछ ही पलों में 7 रंगों वाले पैंथर का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। वह लांगचेन के सामने बेजान पड़ा था। अल्पविराम ट्रेजर हॉल गठन के 5वें चरण में परीक्षण की तुलना में ये लड़ाई बहुत अधिक आरामदायक थी। दक्ष ने मन ही मन सोचा, इस जंगल में पिछले कुछ दिन बहुत कारगर रहे। मैंने अपने सभी कौशलों में और अधिक निपुणता प्राप्त की और इतनी सारी लड़ाइयां से गुजरने के बाद संत तलवार के 7 रूपों में से चौथे रूप में भी महारत हासिल की। दक्ष ने कहा, उसकी आवाज में संतुष्टि झलक रही थी। हालांकि यह सबसे शक्तिशाली आक्रामक कौशल है जो मैं जानता हूं। इसने 7 रंगों वाले तेंदुए को मारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अधिकांश श्रेय इस राजा की तलवार को जाता है। इसकी ताकत मेरे पहले के अनुमान से कहीं अधिक है। इसके बाद दक्ष ने गहरी सांस ली और तलवार की नोक से लेकर मूठ तक एक नजर। द ट्रेजर हॉल में पिछले परीक्षण में मैं अपनी तलवार से 10वें चरण के स्पिरिट बीस्ट पर मुश्किल से ही चोट पहुंचा पाया था, लेकिन इस राजा की तलवार उसे मारने के लिए काफी थी। पीक स्पिरिट ग्रेड के हथियार शक्तिशाली होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उन्हें क्यों चाहते हैं। दक्ष ने बुदबुदाते हुए स्पिरिट बीस्ट का सिर उठाया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी जब तक कि एक और रात नहीं बीत गई। अरे ये जंगल कितना बड़ा है। मैं 2 दिन से ज्यादा समय से चल रहा हूं और अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाया हूं। जहां तक मेरी जानकारी है मैं बहुत तेजी से यात्रा कर रहा हूं, फिर भी मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूं, जिसका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वे भी इस जंगल से बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या वे वास्तव में यहाँ अनुभव के लिए आए हैं या किसी और चीज के लिए कि वे इतनी जल्दी में है? दक्ष ने बहुत देर तक और गहराई से सोचा क्योंकि उसने अपने आसपास के माहौल को जांचने के लिए अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल किया, यह महसूस करते हुए कि 200 मीटर की उनकी दिव्य इंद्रिय सीमा में कोई नहीं है। उन्होंने पुनः अपने झूला लगाने के लिए स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करते हुए ऊपर की ओर उड़ान भरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज रात 5वें चरण के आत्मा शोधन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता हूं। दक्ष ने एक अनाम साधना तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी साधना शुरू करते हुए विचार किया। उसने साधना करना कभी नहीं छोड़ा। उत्तरी काले जंगल में प्रवेश करने के बाद हर रात साधना करना सुनिश्चित किया। दक्ष ने काफी समय तक साधना की, उसके बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। वह 5वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। हाँ, मैं पहले से ही खोद
को पहले से अधिक मजबूत महसूस कर सकता हूं, बस थोड़ा और मैं छठे चरण का आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक बन जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने रुकने का फैसला करने से पहले थोड़ी देर और साधना शुरू की। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से जानवर का अंडा निकाला। उसने यह वस्तु स्वर्गीय चट्टान के तल पर प्राप्त की थी और उसे अपनी क्यूई से खिलाना शुरू कर दिया। दक्ष हर दिन कम से कम एक बार ऐसा करता था क्योंकि उसे पता था कि इससे अंडे सेने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। ऐसा करने के बाद उसने अंडे को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया क्योंकि उसने तय किया कि अब उसके सोने का समय हो गया है। अगले दिन दक्ष ने सुबह जल्दी उठने और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। आधा दिन बीत जाने के बाद उसे आखिरकार अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से उस व्यक्ति के स्थान का संकेत मिला जिसे वह खोज रहा था। वे लोग उस तालाब के पास खड़े होकर क्या कर रहे हैं? दक्ष ने देखा कि लोकसु और 3 अन्य लोग तालाब के पास खड़े हैं। 3 दिनों तक इस मानचित्र का अनुसरण करने के बाद हमें अंततः वह चिन्हित स्थान मिल गया। 3 लोगों में से एक ने झील की ओर देखते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते है, हमें यह नक्शा बहुत किस्मत से मिला है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस चिन्हित स्थान पर क्या खजाना है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि हमसे पहले किसी को ये खजाना यहाँ से मिला था। लंगसू ने अन्य तीनों की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, लेकिन चूंकि हम चारों ने मिलकर यह नक्शा पाया है इसलिए हम केवल खजाने को साझा कर सकते हैं। अगर यह कुछ ऐसा है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है तो मैं इसे ले लूंगा और सोने या मैना क्रिस्टल का उपयोग करके आपको अपना हिस्सा दूंगा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मेरा लोक परिवार इसे खरीद सकता है जब तक कि खजाना इसके लायक है। लंगसू ने अपने चेहरे पर गर्व के साथ कहा, युवा स्वामी सु, बेशक हम जानते हैं कि लोक परिवार अधिकांश खजानों को वहन कर सकता है और यदि खजाना उनकी क्षमता से परे है तो इसे रखने से हमें केवल आपदा ही आएगी, इसलिए हम आपकी शर्त स्वीकार करते हैं। एक मोटे आदमी ने चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, हा, तुम सच में बहुत होशियार आदमी हो। चू लियांगचू कबीले के युवा गुरु होने के योग्य। हालांकि यह हमारे जैसा सर्वोच्च कबीला नहीं है, फिर भी यह ड्रैगन शहर के शीर्ष कुछ प्रथम श्रेणी के कबीलों में से एक है। मुझे यकीन है कि जब आप अपने पिता के बाद कबीले के नेता बनेंगे तो आप अपने कबीले को और भी अधिक समृद्धि दिलाएंगे। लंगसू ने चूलिया के कंधों को थपथपाते हुए हंस दिया, मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ युवा मास्टर सू, फिर भी मैं ये प्रशंसा स्वीकार करूंगा क्योंकि यह प्रशंसा मुझे आप ही दे रहे हैं। चूलियांग नामक इस मोटे आदमी ने लंगसू की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए यह बात कही, आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? लंगसू ने पीछे मुड़कर बाकी 2 लोगों की ओर देखा, हम भी आपके सुझावों से सहमत हैं युवा मास्टर सू। दोनों ने कुछ देर सोचने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अल्पविराम, खजाने का नक्शा दिलचस्प है। उन्हें यह नक्शा कहीं से मिला होगा इसलिए वे ये जल्दी में थे। अब ये ज्यादा समझ में आता है, या तो यहाँ अनुभव के लिए आना सिर्फ एक बहाना था या फिर यहाँ आने के बाद उन्हें नक्शा मिला और उन्होंने अपनी योजनाएं बदल ली। दक्ष ने सोचा जब वह पास के एक पेड़ के पीछे खड़ा था, बस इतना ही कि वह लोकसू की दिव्य भावना की सीमा से बाहर था। दक्ष जानता था कि एक साधारण 8वें चरण के आत्मा स्थापना साधक की दिव्य इंद्रिय सीमा सामान्यतः 60-70 मीटर होती है, जो दक्ष की दिव्य इंद्रिय सीमा का लगभग 1/3 है। हमारे बीच की दूरी 90 मीटर है। अगर मैं उसके पास गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह मुझे नोटिस न करे, लेकिन अगर वह अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए बेतरतीब ढंग से दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करता है तो मैं उसे मिल जाऊंगा। मुझे एक ऐसा कौशल प्राप्त करना चाहिए जो मेरी अगली यात्रा पर कौशल हॉल से मेरी उपस्थिति को छिपाए। अभी के लिए मुझे कुछ भी करने से पहले ये देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं, दक्ष ने सोचा जबकि वह अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से लोसू को देख रहा था। निशान के अनुसार खजाना इस तालाब के अंदर है, लेकिन एक समस्या है। इस तालाब के अंदर एक स्टील पीठ वाला मगरमच्छ है। ये 10वें चरण का आत्मा जानवर है। हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, हालांकि ये 10वें चरण का स्पिरिट बीस्ट है और अगर हम जमीन पर लड़ते तो हम इसे आसानी से खत्म कर सकते थे, लेकिन यह पानी के अंदर है। पानी के अंदर इसके खिलाफ लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। चू लियांग ने टिप्पणी की, तो फिर हमें इसे पानी से बाहर निकालना होगा और मारना होगा। लंगसू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे पानी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? लियांग ने पूछा, सरल है, हम इसे कुछ ऐसा देंगे जिसका यह विरोध न कर सके। मेरे पास जानवरों को आकर्षित करने वाले तरल पदार्थ की एक शीशी है जिसे ड्रैगन सिटी के ग्रेड 1 कीमिया अगर ने बनाया है। मैंने इसे नीलामी में बहुत सस्ते में खरीदा था क्योंकि कोई भी इसे नहीं चाहता था। पृथ्वी के नीचे कोई भी जानवर इसका विरोध नहीं कर सकता। स्टील पीठ वाले मगरमच्छ की तो बात ही छोड़ है। लंगसू ने एक शीशी निकाली और उसे अपने दोस्तों को गर्व से दिखाया। आप बहुत अद्भुत है मास्टर सू, यह वही है जिसकी हमें जरूरत थी। तीनों ने लंगसू की प्रशंसा की। चलो इस जगह को खाली कर दें और पास में ही इंतजार करें। लंगसू ने शीशी को जमीन पर गिरा दिया क्योंकि शीशी टूट गई थी। आसपास तेज गंध फैलने लगी। अल्पविराम, दिलचस्प है तो वे इस खजाने के पीछे हैं। खैर, हालांकि यह मेरा जन्मदिन नहीं है, फिर भी आज एक मुफ्त उपहार प्राप्त करना अच्छा होगा, दक्ष ने सोचा और वह चमकते हुए मुस्कुराया। लगभग 10 मिनट के बाद स्टील बैक एलिगेटर आखिरकार तालाब से बाहर निकलने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पानी से बाहर आ गया। ये स्टील बैक वाला मगरमच्छ 10 मीटर से ज्यादा लंबा था और इसकी पीठ से स्टील जैसे कांटे निकले हुए थे। धीरे धीरे यह उस जगह की ओर बढ़ता रहा
जहां उस जानवर को आकर्षित करने वाला तरल पदार्थ गिराया गया था ये काफी मजबूत दिखता है, हालांकि इसकी गति उस 7 रंग वाले तेज से कम है जिसे मैंने एक दिन पहले मारा था, लेकिन इसकी सुरक्षा निश्चित रूप से बेहतर है। दक्ष ने स्टील बैक वाले मगरमच्छ को देखकर अनुमान लगाया। लांगसू और उसके दोस्तों ने अंततः स्टील पीठ वाले मगरमच्छ पर हमला करना शुरू कर दिया। स्टील बैक एलिगेटर ने जोरदार आवाज निकाली, लेकिन भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने उसे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। स्टील बैक एलिगेटर की पीठ पर कई घाव दिखने लगे। लोसू 8वें चरण का आत्मा स्थापना साधक है, जबकि अन्य 3 आत्मा स्थापना के 7वें चरण में है। वे बहुत शक्तिशाली है। दक्ष ने उन चारों को लड़ते हुए देखा। हालांकि मैंने अब तक जितने भी आत्मा जानवर देखे हैं उनमें से इसकी रक्षा सबसे मजबूत है, लेकिन उन चारों के संयुक्त हमले के तहत यह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। दक्ष ने स्थिति को देखते हुए फैसला किया। एक भयंकर लड़ाई के बाद एक स्टील पीठ वाले मगरमच्छ को अंततः ऐसा महसूस हुआ कि उसका जीवन खतरे में है और वह तालाब की ओर पीछे हटने लगा। पानी में जाने से पहले ही इसे मार डालो, लंगसू ने सभी को आदेश दिया। चुलियांग तालाब और एक स्टील बैक मगरमच्छ के बीच खड़ा था। जब स्टील बैक मगरमच्छ पर चारों साधकों में से सबसे शक्तिशाली कौशल ने हमला किया तो वह उसे संभाल नहीं सका और मर गया। इसका बचाव बहुत मजबूत था, इसे मारने में हमें बहुत समय लगा और इसने हम सभी को घायल भी कर दिया। अंततः यह मर गया। हाँ, मैंने पहले सुना था कि स्टील बैक वाले मगरमच्छ की खाल बहुत महंगी होती है और शिल्पकला के लिए एक अच्छी सामग्री है। चलो इसे इकट्ठा करते हैं। रुको, उन चीजों पर समय बर्बाद मत करो। सबसे पहले हमें इस तालाब के अंदर जो कुछ भी है उसे खोजना होगा। जब हमें ये खजाना मिल जाएगा तब हम सोचेंगे कि स्टील बैक वाले मगरमच्छ के शरीर के साथ क्या करना है। लंगसू ने तालाब पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, मैं नीचे जाकर उस खजाने की तलाश करूंगा। लंगसू ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, हम आपके साथ चलेंगे। युवा मास्टर सू, एक के मुकाबले हम चारों के साथ खोज करना ज्यादा तेज होगा, तीनों में से एक ने सुझाव दिया। लंगसू के जवाब देने से पहले ही उसे पीछे से आती हुई एक घुराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनसे सबसे दूर खड़ा आदमी जमीन पर मृत पड़ा था और उसके दिल में एक बड़ा घाव था। यहाँ कौन है, खुद को दिखाओ। लोंगसू ने लड़ने के लिए तैयार होते ही अपनी तलवार निकाल ली। बाकी दो ने भी ऐसा ही किया। लोसू के हाथ में एक नीली मिड लेवल स्पिरिट ग्रेड तलवार थी जो उसे ट्रेजर हॉल से मिली थी। फिर हम ट्रेजर हॉल के दूसरे चरण से गुजरे। यद्यपि यह एक मध्यम स्तर की स्पिरिट ग्रेड तलवार थी, यह उनमें से सबसे कमजोर थी क्योंकि लंगसू केवल परीक्षण के दूसरे चरण तक ही पहुंच पाया था। हम कुछ दिन पहले ही मिले थे और तुम मुझे भूल ही गए। इतने जल्दी बड़े भाई सू से मिलाए और यहाँ मैंने सोचा कि पिछली बार की तरह अपने मार्शल कौशल शेर की दार में और अधिक सफलता प्राप्त करने के बाद मुझे तुमसे और अधिक उपहार मिलेंगे, दक्ष ने कहा और उसने एक और 7वें चरण के आत्मा स्थापना साधक को काट डाला जिससे वह मर गया। इस राजा की तलवार वाकई बहुत अच्छी है, इससे लड़ना बहुत आसान हो जाता है। दक्ष ने राजा की तलवार पकड़ते हुए मन ही मन सोचा, तुम यहाँ हो। लंगसू खुद को रोक नहीं पाया और जैसे ही उसने देखा कि वह आदमी जिसे उसने स्वर्ग की चट्टान के नीचे फेंक दिया था और जिसे मरा हुआ मान लिया था उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह कोई भूत है और वह पीछे हट गया। तुम जीवित हो, तुम कैसे बच गए और स्वर्गीय चट्टान के नीचे गिरने के बाद वापस कैसे आए? कुछ सेकंड के बाद लॉन्गसू अपने होश में वापस आ गया और उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा था। मैं जीवित क्यों नहीं रह सकता? भाई सू, क्या तुम चाहते हो कि मैं इतनी बुरी तरह मर जाऊं? और यहाँ मैंने सोचा था कि हम एक बड़े खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक उदास उपासपूर्ण भाव के साथ कहा, लगता है ये कचरा बरामद हो गया है। लंगसू ने मन ही मन सोचा, ये कमीना इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कैसे बच सकता है? और वह ठीक भी हो गया, उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है कि वह जिंदा नहीं है। लंगसू ने सोचा और उसकी ओर देखा, तुम बच गए और फिर भी मरने के लिए मेरे पास आए। हा, यह है कि तुम मंदबुद्धि हो। लंगसू हंसा और उसके हाव भाव क्रूर हो गए। युवा मास्टर सू, ये बच्चा कौन है? चुलियांग ने अपना ब्लेड दक्ष की ओर तानते बुलसू ने घृणा से कहा, उच्चतम स्तर की स्पिरिट ग्रेड तलवार। लॉन्गसू ने अचानक कहा जब उसने दक्ष के हाथों में तलवार देखी। यहाँ तक कि चुलियांग भी चौंक गया क्योंकि उसने लंगसू की यह बात सुनकर इसे देखा था। तो तुम्हें नई तलवार मिली, इसीलिए तुम उन दोनों को मार पाए, लेकिन तुम्हें ऐसी तलवार कैसे मिली? दक्ष ने तलवार पर नजर रखते हुए कहा, कुलपति रेन ने तुम्हें ये तलवार दी होगी। तुम्हारे पास कितने प्यारे दादा हैं और फिर मेरे अपने पिता हैं जो हमेशा मुझे चीजों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, मुझे कुछ खास चीजों के अलावा कुछ नहीं देते, जबकि मैं उनका का अपना बेटा हूँ। लंगसू ने अपने चेहरे पर स्पष्ट ईर्ष्या के साथ टिप्पणी की, यह ठीक है क्योंकि तुम मुझे ये तलवार देने के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हें एक ही बार में नरक भेजकर पुरस्कृत करूंगा। यह अफसोस की बात है कि मैं तुमसे तलवार लेने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन कबीले से दूर होने पर यह जीवन या मृत्यु की स्थिति में बहुत उपयोगी होगी। इससे पहले कि लंगसू आगे बढ़ पाता उसने देखा कि दक्ष चलिया की ओर बढ़ रहा है। चलिया ने अपने ब्लेड से बचाव किया, लेकिन उसके ब्लेड पर दरारें पड़ने लगी और वह 50 मीटर से ज्यादा दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गया। अब कुछ समय तक कोई व्यवधान नहीं होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए लंगसू की ओर मुंह किया, तुम छोटे। लंगसू डरते हुए दक्ष की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तेज कदम। दक्ष ने भी गति बढ़ा दी और उसने लंगसू के हमले का
सीधा सामना किया। लंग सू को 20 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जबकि लंग चेन ने 10 कदम पीछे हटकर अपना संतुलन बनाए रखा। कैसे वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या वह चींटी नहीं है जिसे कोई भी कुचल सकता है? प्रतिभाशाली व्यक्ति कबीले का कचरा बन गया। क्या हो रहा है? अगर वह ठीक भी हो गया तो भी वह पहले से ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं दक्ष द्वारा पीछे धकेल जाने के बाद। लॉन्ग सू ने सोचा कोई बात नहीं, आज तुम मर जाओगे। लॉन्ग सू ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। शेर की दहाड़। लंग सू ने अपने सबसे मजबूत मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और लंग चेन पर हमला किया। क्या बस क्या? कैसे? लंग सू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने दक्ष के पीछे दो खूबसूरत पंख दिखाई दिए और वह लंग सू के हमले से बचते हुए एक देवदूत की तरह उड़ रहा था। यही वह कौशल है जिसमें तुमने सफलता प्राप्त की। यह एक बहुत ही मजबूत कौशल है भाई सू, चलो मैं तुम्हें अपना कौशल दिखाता हूँ। दक्ष लंग सू को देखकर मुस्कुराया। लंग सू उसकी मुस्कान देखकर कांप उठा। संत तलवार के साथ रूप चौथा रूप उजाड़। जैसे ही दक्ष ने ये चाल चली, हवा एक पल के लिए रुक गई। राजा की तलवार की आभा से प्रेरित होकर यह विनाशकारी तलवार की रोशनी तेज गति से लोसू की ओर बढ़ी। जहां भी गुजरी वहां तबाही फैला दी। लंग सू चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह समय रहते उसे चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। वह केवल दक्ष की तलवार की रोशनी पर पलटवार करने के लिए अपनी तलवार चला सकता था, लेकिन जैसे ही इस तलवार की रोशनी ने लोसू की तलवार को छुआ, उसे लगा जैसे उसके हाथों की सारी हड्डियां टूट गई हो और वह उड़कर पीछे एक बड़े पेड़ से टकरा गया। लोग सू दर्द से चिल्लाया और उठने की कोशिश की, लेकिन टूटी हड्डियों का दर्द उसे बहुत परेशान कर रहा था। अचानक उसने देखा कि दक्ष उसके सामने खड़ा है। उसके पंख वैसे ही गायब हो गए जैसे वे दिखाई दिए थे। छोटे दक्ष, चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं अभी भी कबीले का हिस्सा हूँ, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने पहले जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। लॉन्ग सू ने दक्ष की ओर देखते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। मेरे परिवार में सिर्फ दो ही सदस्य हैं, मेरी माँ और मेरे दादा, मैं किसी और को नहीं जानता। दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, मेरे पिता लन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, मुझे मत मारो वरना मुसीबत हो जाएगी। लंग सू ने दक्ष को धमकाने की कोशिश कि जब उसने देखा कि उसकी विनती काम नहीं कर रही है तो क्या हुआ? मेरे दादाजी कुलपिता हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा क्या मुझे तुम्हें मारते समय तुम्हारे समर्थन पर विचार करने की आवश्यकता है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश करने से पहले मेरे समर्थन पर विचार किया? वैसे भी भले ही मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि मैंने ही ये किया है ना भाई सू? दक्ष ने लॉन्ग सू की आंखों में देखते हुए कहा। मैं लंग सू ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि दक्ष ने पहले ही अपनी तलवार उसके दिल में घूंप दी थी। इसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हाँ, यह अच्छा लगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर चुलियांग की ओर देखा। चुलियांग अभी उठा था और भागने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि दक्ष उसे घूर रहा है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। और तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष ने चुलियांग की ओर देखते हुए पूछा। हाँ युवा मास्टर दक्ष, आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं लोसू को इतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। मुझे भी उस आदमी से नफरत थी, लेकिन तुमसे नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, क्यों ना हम सब कुछ भूल जाए? क्या मैं तुम्हें अब से छोटा भाई दक्ष कह सकता हूँ? चुलियांग ने चापलूसी भरे भाव से कहा। मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ। तुम्हें याद है कि मैंने अपने ही कबीले के एक बड़े भाई जैसे व्यक्ति को मार डाला था, है ना? दक्ष ने चुलिया को डराते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चुलिया ने लॉन्ग चेन की बात सुनते ही एक और कदम पीछे ले लिया। छोटे भाया, मेरा मतलब है युवा मास्टर दक्ष, मैंने कभी आपको नाराज नहीं किया है और मैं कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यह आप ही थे जिन्होंने लंग सू और अन्य लोगों को मारा। वास्तव में मैं ये भी कहूंगा कि वे सभी एक आत्मा जानवर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि मैं भाग गया था। कृपया मुझे मत मारो। युवा मास्टर दक्ष चलिया अपने घुटनों पर गिर गया और कहा, तुम लोसू और दूसरों के बारे में जो भी कहते हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? चूंकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं तुमसे इस जंगल में कभी नहीं मिला। तुम सब कैसे मरे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मार दूं? दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। मैं यद्यपि मेरा कबीला तुम्हारे जैसा सर्वोच्च कबीला नहीं है, फिर भी यह शीर्ष कुछ में है और इसके कुल पिता के बेटे के रूप में मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं युवा मास्टर दक्ष को उपहार में देना चाहता था, ताकि हमारी दोस्ती मजबूत हो सके। चुलियांग ने आगे कहा। ओह क्या बात है, ये तो थोड़ा दिलचस्प है। दक्ष ने चुलियांग की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम। जब चुलियांग ने दक्ष का पहला बयान सुना तो उसने सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसने आगे क्या कहा, उसे लगा कि उसके बचने की थोड़ी उम्मीद बची है। तो ये दानव खजाने की भाषा समझता है। अगर मैं बच सकता हूं तो मैं अपना सारा सामान भी देने को तैयार हूं। मेरे पास जो थोड़े बहुत खजाने हैं वे मेरे जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। यह इसके लायक होगा। चुलियांग ने सोचा। ये लो युवा गुरु, इसे दानव रक्षक हार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हार आंतरिक राक्षसों के कारण होने वाली साधना विचलन की संभावनाओं को कम कर सकता है। ये पृथ्वी क्षेत्र तक उपयोगी है। बूढ़े पिता ने इसे मुझे उस दिन दिया था जिस दिन मैंने साधना शुरू की थी।
ये बहुत महंगा है क्योंकि यह एक निम्न स्तरीय आत्मा ग्रेड खजाना है और उपयोगी है, चलिया ने कहा और उसने अपने गले से हार उतार कर दक्ष को दे दिया। इस हार के बीच में एक हरा क्रिस्टल था और एक चेन पूरी तरह सोने से बनी थी। यह बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। आपके पास और क्या है? दक्ष ने दानव रक्षक हार को देखते हुए कहा, हाँ मेरे पास भी यह ब्लेड है, इसे विंडचेजर कहते हैं। हालांकि यह आज किसी तरह अपने आप टूट गया, लेकिन फिर भी यह एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार है। एक कुशल कारीगर इसे इस तरह से ठीक करने में सक्षम होगा, लियांग ने कहा और उसने अपना टूटा हुआ ब्लेड दक्ष को दे दिया। अरे अगर मैंने इतना भयंकर हमला ना किया होता तो ये ब्लेड नहीं टूटता, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो क्षतिग्रस्त आत्मा खजाना मिलना भी अच्छा है। दक्ष ने इस हवा का पीछा करने वाले को देखते हुए सोचा, युवा मालिक अभी मेरे पास यही सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए ये काफी है। चलिया ने दक्ष को अपनी सारी महंगी चीजें देने के बाद कहा, हाँ वे सभी काफी अच्छे हैं। दक्ष ने चलिया की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का जोखिम उठाऊं। दक्ष ने अपने बीच की दूरी को पाट लिया और चलिया का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अल्पविराम तुम लियांग ने रक्त खांसते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसकी मौत हो गई क्योंकि दक्ष ने अपनी तलवार उसके दिल में भोंक दी। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए यही एकमात्र विकल्प है, दक्ष ने जुलियान के शरीर को देखते हुए कहा। कुछ समय बाद दक्ष ने उन सभी को दफना दिया और उनका सामान अपने भंडारण रिंग में रख दिया। यह नक्शा काफी पुराना लग रहा है, मुझे आश्चर्य है कि उन सभी को ये कैसे मिला। तो यह नक्शा जिस जगह ले जाता है वह इस तालाब के अंदर है। तालाब को देखते हुए दक्ष ने खुद से कहा, ऐसा कत्लेआम, ऐसा लगता है कि यह उसी व्यक्ति का काम है जिसने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार पीड़ित कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वे एक अच्छे कबीले से हैं। कपड़ों से ऐसा लगता है कि वे उत्तरी क्षेत्र के फू कबीले से हैं। आर्ब ने शवों को देखते हुए सोचा, ऐसी क्रूरता नताशा टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकी। लगता है हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर वह आदमी जा रहा है जिसने ये किया, हम शायद जल्द ही उससे मिलेंगे। आरब ने अपनी आंखों में लड़ाई के इरादे के साथ खुद से कहा और वे आगे बढ़ते रहे। लांग चेन ने खजाने की तलाश शुरू करते हुए तालाब के अंदर गोता लगाया। अजीब बात है, जब मैं बाहर था तो मैंने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया था, लेकिन मैं अंदर मौजूद इस प्राणी को महसूस नहीं कर सका था, लेकिन अब जब मैं अंदर हूं तो मैं अपनी आंखों से इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। दक्ष ने तालाब के निचले मध्य में पड़ी एक वस्तु को देखते हुए सोचा। दक्ष ने उस वस्तु को उठाया और ऊपर की ओर तैरने लगा जब तक कि वह अंततः तालाब से बाहर नहीं निकल गया। इस मुखौटे में कुछ विशेष बात है, मैं अपनी दिव्य इंद्रियों से भी इसे महसूस नहीं कर सकता, दक्षिण मन ही मन सोचा। जब उसने नीचे पड़े मुखौटे को देखा, यह एक सुनहरा मुखौटा था जिस पर चमकीले नीले रंग की धारियां बेतरतीब दिशाओं में जा रही थी, जैसे कि इसकी सतह पर बिजली चमक रही हो, जिससे ये मुखौटा और भी रहस्यमय लग रहा था। जिज्ञासा से दक्ष ने इस मुखौटे को अपने चेहरे पर लगाने की कोशिश की। दक्ष ने जैसे ही अपने चेहरे पर वह मुखौटा पहना, वह चौंक गया। जैसे ही दक्ष ने मुखौटा पहना, उसके दिमाग में इस मुखौटे के बारे में ज्ञान आया। उसे नहीं पता था कि यह इस मुखौटे की वजह से था या कुछ और। शरारत का मुखौटा, कितना अजीब नाम है, दक्ष ने अपने मन में सोचा। जब उसे ये सब पता चला, है सारी जानकारी पढ़ने के बाद दक्ष को अंततः इस मुखौटे के बारे में कुछ बातें समझ में आई। तो इस मास्क के बारे में मुझे 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, यह मेरा लुक बदल सकता है जिससे मैं एक अलग व्यक्ति की तरह दिख सकता हूं। मुझे बस ये कल्पना करने की जरूरत है कि मैं कैसा दिखना चाहता हूं और यह मेरा लुक बदल देगा। दूसरा, इसमें समय सीमा होती है और इसे दिन में केवल 10 मिनट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा,